अच्छा जी, तो अभी हम बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं कि हाउ मच डू यू गाइज रिमेंबर थिंग्स इन आईटी। तो हमने सबसे पहले आईटी सिस्टम को समझा था। आईटी सिस्टम में क्या क्या आता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। तीनों को प्रोटेक्टिव रखना है, ऐसा ही है, तीनों को प्रोटेक्टिव रखना है। अच्छा, तीनों को प्रोटेक्टिव रखने के लिए आप कुछ कंट्रोल्स यूज करते हैं, उन कंट्रोल्स के कुछ नाम हैं। इट कैन बी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। आइदर यू कॉल इट जनरल कंट्रोल, application control, or control over transmission of data. If I ask you that how many types of system can be there in any organization too? Micro, online. In micro computer system, there is no terminal and no centralization. They are located throughout the organization. ऐसा ही है। उसमें क्या रिस्क होते हैं? कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, याद आ रहा है? अच्छा जी, आप कहते हैं कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ऐसा ही है। दूसरा, हैकिंग के इश्यूज होते हैं। चौथा, कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती है और बैकअप वीक होते हैं, ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ सीखी थी। अच्छा, इसके बरक्स इस ही के फ़ायदे ये होते हैं कि ये थोड़ा सा एफिशिएंट होता है, सही है, कॉस्ट इसकी कम होती है और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं ऑनलाइन में चला जाऊँ तो लाइव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऐसा ही है। दूसरा, सेंट्रलाइज होता है तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही होती है और ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं टू अ सिंगल इंटरवल। तो आपके जो एंटीवायरस के वाले मसले हैं वो सारे रिजॉल्व होते हैं और कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं होते। इसके बरक्स इसके डिसएडवांटेज ये थे कि ये कॉस्टली होता है और अगर सिस्टम हैंग हुआ तो फिर ऐसी बात है उसमें डिलेज आते हैं और इसके लिए ट्रेनिंग दरकार होती है। और इसका फ़ायदा भी ये था कि इसके पास आपके लिए पूरी एक मैनुअल मौजूद होता है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है। यहाँ तक हमने किया था। फिर हमने कहा था भाई हमने कंट्रोल्स की दुनिया में घुसे। जल्दी जल्दी एक एक करके पूछूंगा, आप लोगों ने बताना है, ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं पर प्लीज़ बगैर देखे हुए। अगर मैं प्रिवेंटिव की बात करूँ तो प्रिवेंटिव में पहला कंट्रोल अंग्रेजी में, हाँ जी, आप बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल। और एक्सेस कंट्रोल में क्या चीज़ आती है? फिजिकल एक्सेस और नहीं, अंग्रेजी फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस। इसके बाद मेन हेडिंग नहीं, वो कुछ था ना, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और इनपुट वैलिडेशन। ये इनपुट वैलिडेशन था, ऑथराइजेशन था। वैलिडेशन तो आपकी कहाँ आती है? डिटेक्टिव में, कि वो डिटेक्ट हो जाएगा कि वैलिड है या नहीं है। गुड, चले जी, हमने कहा कि भाई आपके पास, आपने ये कह दिया कि इनपुट ऑथराइजेशन, दिस कैन बी अचीव बाय प्लेसिंग पासवर्ड्स। क्लियर है? इसके बाद कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एंड हाउ यू कैन अचीव इट? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड एंटीवायरसेस, ऐसा ही है। नो वन कैन हैव अनऑथराइज एक्सेस। अच्छा, इसके पीछे हम एक भूल गए, गवेश क्या था? आप बता दो। ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ऐसा ही है ना। ट्रेनिंग किसकी होगी? एम्प्लॉयज़ की होगी। टेस्टिंग किसकी होगी? सिस्टम की होगी। अच्छा जी, वेरी गुड, ये हमें याद हो गया। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे लॉजिकली याद करें और फिर आप इसको साइकिल्स पे प्लेस करने का सोचें। दैट्स हाउ वी कैन रिवाइज इट। आगे फिर मैंने कहा आप किस पे उठ के आ गए थे? डिटेक्टिव के ऊपर। अच्छा, डिटेक्टिव में अब तुम बताओ, पहला सोच लो। पास भी कर सकते हो। हाँ जी रविश, देख के बता रहे चसी। कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। अच्छा, प्रिवेंट क्यों नहीं कह रहे? वो तो प्रिवेंटिव में चला जाता। वेरी, रोकते हैं और यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। तो हाउ दिस कैन बी अचीव बाय प्लेसिंग सिस्टम लॉग्स। वेरी गुड। अच्छा भाई चलें, कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस हो गया, हमने टिक लगा दिया। दूसरा क्या था? इनपुट वैलिडेशन। वेरी गुड। एंड हाउ दिस कैन बी अचीव? लिमिट चेक, रेंज टेस्ट, ये सारी चीज़ लगा सकते हैं। मैं दीज आर द एग्जांपल्स, सही है जी। अच्छा, इसके बाद तीसरा कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ऐसा ही है ना। इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप उस पर रिव्यूइंग कंट्रोल्स लगा लें, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हों, ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, वेरी गुड यार, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद हम आ गए करेक्टिव मेजर्स पे। क्या हमारे पास जो डेटा है उसके लिए हमें बैकअप अरेंजमेंट्स करनी चाहिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स करने चाहिए, ये सारी चीज़ें, बात क्लियर है? तो प्रिवेंटिव भी हो गया, डिटेक्टिव भी हो गया और करेक्टिव भी हो गया। फिर हम आ गए थे, इसी को हमने कहा जनरल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कहानी में याद कर लेंगे। जनरल कंट्रोल में मैंने आपको कहा कि पहला कंट्रोल तो ये लगा दो कि जब आप सिस्टम की एक्विजिशन करेंगे या सिस्टम खुद बनाएंगे, दैट हैज़ टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ IT स्टैंडर्ड्स। अच्छा, IT स्टैंडर्ड्स पे बनेगा तो उसका कोई मायार होगा, उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे। चले, हमने कहा IT स्टैंडर्ड्स के तहत बना लिया। अब सेग्रीगेशन ऑफ, यानी बनाने वाला अलग और उसको चलाने वाला अलग। चले जी, ये भी बात समझ आती है। फिर हमने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि हाउ टू यूज इट। अच्छा, इसके बाद क्या हम ट्रेनिंग कराएं, टेस्टिंग करें, और फिर ऑथराइज बाय द पर्सन यूजिंग द सिस्टम। इस चीज़ों से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये चीज़ सही चलने के काबिल है या नहीं है। तो ये जनरल कंट्रोल हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा, हर एक सिस्टम पे अप्लाई होगा। मैंने आपको बखूबी बताया था कि हर एक एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं ITGC, IT जनरल कंट्रोल। बात क्लियर है? चलें जी आगे। IT जनरल कंट्रोल में मैंने आपको ये भी बताया था, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं, कि IT जनरल कंट्रोल में आप ये भी देख रहे होते हैं कि एक्सेस मैनेजमेंट कैसा है। एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब है ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी अगर एक बंदा सिस्टम में राइट ले रहा है तो उसका लॉग बनना चाहिए कि किस वक्त उसको राइट मिला, किसने राइट दिया, किसकी परमिशन थी। ये सारी क्या कहलाती है, एक्सेस मैनेजमेंट। फिर एक चीज आती है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब यह है कि उसकी अथॉरिटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पहले उसके पास एक्सेस एक चीज का था, अब एक से, इसका भी लॉग बनना चाहिए। ये जनरल कंट्रोल्स हैं। हर एक एप्लीकेशन पे क्या होते हैं, जनरल कंट्रोल्स, इन ऑर्डर टू वैलिडेट कि कोई अनऑथराइज चीज ना हो। अदरवाइज मैंने आपको कितनी प्यारी एग्जांपल दी थी कि कोई भी सैलरी के मॉड्यूल को चेंज करके अपनी सैलरी डबल कर सकता है और वो डिटेक्ट नहीं होगी। डिटेक्ट तब नहीं होगी जब उसके पे रिव्यूइंग कंट्रोल्स नहीं होंगे, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा पे भी होने चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। खैर, जनरल कंट्रोल्स यहाँ खत्म नहीं हुए थे, आगे आते हैं। हमने कहा डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस। पहले क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। अब कह रहे हैं उसी सिस्टम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी सिस्टम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, आप खुद दिमाग लगाओ, पहले इससे पहले मैं एग्जांपल्स दिखाऊं आपको, आप खुद एक दिमाग लगाएं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम में चेंज होगा, मैंने कहानियों में 10 बार आपको सिखाया है, अगर सिस्टम में कोई चेंज होगा तो दैट हैज टू बी ऑथराइज्ड। ऐसा है, दैट हैज टू बी ऑथराइज्ड, कि भाई सिस्टम में चेंज होने जा रहा है तो वो ऑथराइज होना चाहिए। अच्छा, जो सिस्टम में चेंज हो रहा है क्या उसका लॉग बनना चाहिए? दिस इज द जनरल कंट्रोल, कि किसने चेंज किया, लॉग बनना चाहिए, किस टाइम पे चेंज हुआ, किस नौयत की चेंजेस हुई हैं, ताकि सब पता लगे। क्योंकि कल को कोई फ्रॉड सामने आता है या एरर सामने आता है तो उसकी वजह पता लग जाएगी। इसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, के रूट क्या थी, उसकी जड़ क्या थी जिसकी वजह से ये हुआ है, तो वो सिस्टम लॉग से आराम से पता लग जाता है। चलो एक और बात बताओ, हमने कहा उसके लिए ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ऐसा ही है ना, अप्रूवल होना चाहिए चेंज से पहले, उसका सिस्टम लॉग बनना चाहिए। तीसरी चीज़ बताता हूँ आपको, चलो सिस्टम लॉग भी बन गया, तो सिस्टम में चेंजेस हुए हैं क्या उसकी वापस से टेस्टिंग होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो नया फीचर इनबिल्ड किया तो फिर वो हो सकता है ख़राब वर्क करे। एग्जाम्पल देता हूँ उसकी, ये तो मैंने एक्सेस से रिलेटेड दिया था ना, यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मैंने एक बंदे को एक मॉड्यूल का एक्सेस दिया हुआ था, अब उसको लीज के मॉड्यूल का भी दे दिया। यानी वो पहले PPE यानी FAR को एक्सेस कर सकता था, आप किसको एक्सेस कर सकता है, लीज को भी। हमने कहा यार उसकी अथॉरिटी बढ़ा देते हैं, उसको ये भी दे देते हैं। ये तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमारे सिस्टम में पहले लीज का फीचर ही नहीं था। हम क्या करते हैं लीज के अंदर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग। हम कहते हैं ना ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगा, रेंटल पे हुआ, प्रिंसिपल माइनस हुआ तो क्लोजिंग बन गया। तो ये आप कर रहे होंगे या अब सिस्टम खुद कर रहा होगा? अच्छा, अब जैसे ही सिस्टम में आप डालते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ हम जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, सिस्टम बने हुए कैसे हैं, वो सिस्टम आपसे पूछता है बताए इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या रखूँ, आप रेट इनपुट करते हैं, वो कहता है लीज टर्म कितनी है, हम वो बता देते हैं, वो कहता है लाइफ कितनी है, मतलब एक तो यूजफुल लाइफ होती है ना, ताकि वो डिसाइड कर ले कि ऑपरेटिंग लीज है या
फाइनेंशियल सिस्टम में एम्बेड किया हुआ है। अच्छा, फिर वो कहता है कि लीज शुरू कब से हो रही है, तो अगर लेट्स से जुलाई से शुरू हो रही है, मार्च से शुरू हो रही है, अप्रैल से शुरू हो रही है, व्हाटसोएवर, तो वो वहां से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा। तो हमने ये चीज़ें डाल के चेक की, रेदर देन मैं डायरेक्टली उसको लाइव करूं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी एंट्री पड़ जाए। तो ऐसा हो सकता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब उसकी एंट्री पार्क हो तो वो गलत हो जाए, क्योंकि हो सकता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी सही ना हो। तो अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। मैंने आपको जब पहले सिखाया था रिस्क और रिस्पॉन्सेस, वहाँ भी बताया था जब नया सिस्टम इनॉग्रेट होता है ना, उसमें आप पैरेलल बेसिस के ऊपर दूसरा सिस्टम भी साथ चलाते हैं ताकि कोई उसमें अनॉमलीज हो तो आइडेंटिफाई हो सके। लेट्स से आप खुद बताएं, अगर मैंने किसी इदारे में लीज का नया मॉड्यूल लगाया है तो क्या मैं अपनी एक्सेल पे जो वर्किंग करता था क्या उसको मैं डिलीट कर दूं या उसको भी रखूं? उसको भी रखूंगा टिल द टाइम मुझे ये बात पे यकीन हो जाए कि वो सिस्टम बिल्कुल सही है। इसको हम कहते हैं पैरेलल बेसिस पे दूसरा सिस्टम भी साथ चलाओ टिल द टाइम ये बिल्कुल सही हो जाए। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। और इसको अगर ऑडिट प्रोसीजर करना चाहो इसके ऊपर तो ये होता है कि आप सैंपल बेसिस पे पुराने सिस्टम की चीज़ें उठा के नए सिस्टम से क्या करते हैं, मैच करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि वो जो सिस्टम नया वाला है वो पुराने वाले के हिसाब से ही डेटा शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ, या वो सिस्टम की सही फंक्शनैलिटी है या नहीं है। पूरे ऑडिट करने मतलब पूरे सिस्टम को ऑडिट कैसे करेगा? अनलेस के तुम्हारे पास इतनी एक्सेल की, देखो हमने तो हज़ारों चेंजेस देखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बैंक की एग्जांपल देता हूँ। बैंक में एक XYZ सॉफ्टवेयर था, वो बैंक वाले XYZ सॉफ्टवेयर से उड़ के नए सॉफ्टवेयर पे आ गए। अब उस बैंक ने कोई मिलियन लोगों को एडवांसेस दिए हैं, मिलियन लोगों को, जिसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, आप और मेरे जैसे, कंपनीज भी हैं और स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं। तुम चेक कर सकते हो कि उन सब पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सही हो रही है नहीं हो रही? क्यों? लिमिटेशन है ना तुम्हारी, नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक हल था मेरे पास। मैंने क्या किया, पुराने सिस्टम की रिलायंस थी मेरे पास। पुराने सिस्टम की क्या थी? रिलायंस थी, यानी पुराना सिस्टम टेस्टेड था कि वो बिल्कुल सही फंक्शनली काम कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने बोला पुराने सिस्टम की रिपोर्ट निकालो पूरे साल की इंटरेस्ट इनकम की, और नए सिस्टम पे जो माइग्रेट हुआ उसकी रिपोर्ट निकालो, दोनों को मैच कर लो। अगर दोनों मैच हो गए तो मतलब नया वाला भी सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिकैलकुलेशन नहीं की, यहाँ पे मैंने सिस्टम रिपोर्ट निकाल के नए सिस्टम से मैच किया, क्योंकि मुझे पुराने सिस्टम पे रिलायंस थी, क्योंकि मैं उसकी एप्लीकेशंस को टेस्ट कर चुका था। नई वाले सिस्टम की एप्लीकेशन को टेस्ट तब करूंगा ना जब मुझे ये पता लगे कि वो सही फंक्शनल कर रहा है। तो यही तो टेस्ट करने का तरीका है कि पुराने सिस्टम की 100% रिपोर्ट निकालो, उसके टोटल को मैच कर लो, और अगर सैंपल बेसिस पे रिकैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी कर लो, जो मैंने आपको बताया। बात क्लियर है? तो जहां ह्यूमनली पॉसिबल होता है, हाँ, अगर मैं कहता हूं इन्होंने फिक्स एसेट का रजिस्टर नया लगाया है तो वो मैं एक्सेल पे ठक करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, लीज का मॉड्यूल भी ठक करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू 100-200 लीज हूँ। पर अगर मैं एग्जाम्पल तो मैं दूँ, मैं यूफोन का ऑडिट करके आया हूँ अभी, तो यूफोन के ऑडिट के अंदर आपने देखा होगा ना कि जगह जगह पे बिल्डिंग पे टावर लगे हुए होते हैं, या नहीं देखा? अबे देखा ही नहीं देखा, मतलब रास्ते में चलना मैं टावर दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये क्या बात होगी? मतलब देखा होगा ना, लगा हुआ होता है, ऐसा ही है। तो क्या ये यूफोन वालों के बाप की जगह के टावर लगा देते हैं, या वो लीज पे होती है? लीज पे होती है। तो ऐसे कोई पता नहीं कितनी हजारों साइट्स होंगी पूरे पाकिस्तान में, तो लीजेस भी कितनी होंगी? हजारों होंगी। Is it practically possible to recalculate 1000 leases? That means कि they have to rely on a system. तभी तो हम सिस्टम ऑडिट करते हैं, सिस्टम पे कंट्रोल चेक करते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो सारी की सारी, तो क्या मैं टीओसी कर लिया तो मैं टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करूंगा? करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का खर्चा होता है। तो इसलिए सैंपल बेसिस में हमने फिर क्या किया, लीजेस को चेक किया। बात समझ आती है? तो कहने का मतलब ये, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ द लीजेस, कि है क्या उसका ओवरऑल जो उसकी सैंपल साइज है, पॉपुलेशन साइज है, वो क्या है। वो अगर कम है तो आप 100% कर सकते हैं। वो तो हमने सीखा भी है ना सैम्पलिंग में, कि आप कहते हैं ना स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, तो आप क्या 100% सेलेक्ट कर लेते हैं? यस, सिंपल सी बात है, क्लियर है?
सर बट बिल्डिंग वालों को तो वो रेंट देते हैं ना ईयरली बेसिस पे, है ना, वही तो कह रहा हूँ नेहा कि बिल्डिंग वालों को रेंट देते हैं, तो जो बिल्डिंग वालों को रेंट देते हैं तो यूफोन वाले क्या होगा, लेसी। लेसी हर लीज में कौन सी अकाउंटिंग करता है, फाइनेंस लीज। क्या हो गया, खुदा को मानो FAR 2 का पेपर तुम लोगों का जो जो दे रहा है, हर लीज लेसी के लिए कौन सी लीज होती है, फाइनेंस लीज होती है ना भाई। अभी कल प्रैक्टिस सेशन लगा रहा हूँ FAR 2 का मैं, सही जी। तो हर लीज लेसी के लिए फाइनेंस लीज होती है, लॉजिकल बात है। तो जब फाइनेंस लीज होती है तो कितनी लीजेस हो जाएंगी ऐसी। चलो एक और चीज सिखाता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक जगह के ऊपर, इस बात को समझना, ऐसा भी हो सकता है किसी एक जगह के ऊपर हम ये देखें कि ना एक टावर लगा हुआ, पर हो सकता है वो टेलीनॉर वालों का टावर हो सकता है कि वो, क्योंकि वो भी तो टेलीकॉम है ना, हो सकता है कि मोबलिंग का हो, ऐसा भी हो सकता है। पर ये जब मैं देखता हूं ना तो वहां पे एक कोलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, कोलोकेशन। कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि यूफोन वाले कहते हैं भाई तुम्हारा टावर तो यहाँ पे ऑलरेडी रेंटेड है ना, हमें भी इस पे जगह दे दो। तो होता क्या है, एक ही टावर के ऊपर मल्टीपल एंटीनाज और डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। आप देखते होंगे मल्टीपल लगे हुए, नहीं देखा तो फोकस करना उस पर, क्योंकि मैंने तो ऑडिट किया तो मैंने पूरी साइंस पढ़ी है इसकी। वहां पे एक ही टावर के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। वो डिवाइसेस ये बता रही होती हैं कि इस एक टावर के ऊपर जो यूजेज है वो मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज का है। तो जिस बंदे ने वहां पे टावर प्लेसन किया है, क्या वो अपने रेंट में से खुद पैसे देगा या दूसरों से भी लेगा? तो उस केस में भी जहां पे यूफोन का खुद का सेल्फ टावर नहीं है, जहां पे वो एज अ टेनेंट है, वहां पे भी वो लीज के लिए रेंटल पे करता है। तो कहने का मतलब ये था कि प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम 100% को कैलकुलेट करें। क्लियर है भाई? चलें जी, खैर मैं बिल्कुल बता दूंगा टॉपिक। सर एग्जिस्टेंस के लिए फिर टावर फिजिकली जाकर चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भाई। अभी मैं तुम्हें बताऊं मैंने प्लान क्या किया हुआ यूफोन के लिए। मैं मैनेजमेंट को क्या क्या आया हूं, मैंने कहा मैं सितंबर से ये एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा कि हम आपसे पहले लिस्ट लेंगे कि आपके कहां कहां लीजेस मौजूद हैं और टावर्स मौजूद हैं। क्योंकि अगर आपके जो टावर्स है, बात समझना, जो इनके खुद के टावर्स हैं, उनके खुद के टावर्स इनके फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे, और जो किसी और के वो लीज पे होंगे। ऐसा ही है। कहने का मतलब ये कि मैंने बोला भाईजान मैं इसमें से सैंपल सेलेक्ट करूंगा और सितंबर में ही अपनी टीम को भेज दूंगा कि जगह जगह जाके देखो। रीजन है इसके पीछे, यहां पे एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, यहां पे एक सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये अमाउंट मेरे टॉलरेबल एरर से बहुत ऊपर है। याद है एक प्लानिंग मटीरियलिटी होती है, एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को हम EY में कहते हैं टॉलरेबल एरर। टॉलरेबल एरर हम कहते हैं इससे ऊपर जो होता है वो तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो भाई इससे ऊपर ही है ना सारे, इतने सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी PPE के अंदर कि तुम्हारी सोच है, तो क्या मुझे उसको वेरीफाई करना चाहिए? यस। तो मैं उसकी एग्जिस्टेंस के लिए सारे चेक करूंगा या सैंपल पे? सैंपल पे, क्योंकि प्रैक्टिकली सारे चेक करना पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है? चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई, इसके बाद हमने जो बात की चेंजेस की, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला, फुली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड का मतलब है कि किसने रिक्वेस्ट की, क्या चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद टेस्टेड बिफोर ऑपरेशंस, ट्रेनिंग बिफोर लाइव ऑपरेशंस, ये भी बता दिया मैंने। चेंजेस अप्रूव बाय द मैनेजमेंट, यानी ये चेंज हो गया, बोल लो भाई सही है तुम्हारे हिसाब से, ओके तुम आगे चलते हैं। पहले भी तो अप्रूवल लिया था, वो बेसिक यूजेज का था, अब ये चेंज क्या है, दोनों में क्या है फर्क है। बात समझ आती है? तो खैर जनरल कंट्रोल ये कैसे हुआ पता है? जनरल कंट्रोल ये ऐसे हुआ कि आप कह रहे हैं कि जब भी मैं प्रोग्राम चेंज करूंगा तो ये कानून कार्रवाई होगी, चाहे वो एक एप्लीकेशन पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो या सब पे हो, ये होना चाहिए। दिस इज अ जनरल कंट्रोल दैट विल हेल्प यू टू अवॉइड एरर और फ्रॉड। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी, यानी इसको मैं ऐसे याद रखता था अपने ज़माने में कि भाई जनरल कंट्रोल में क्या आता है, जब नया सिस्टम लाओगे उस पर कंट्रोल होंगे, उसमें चेंज करोगे उसमें कंट्रोल होंगे। बात क्लियर है? आगे हमने कहा जी, इसके बाद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डेटा फाइल, ये कहीं और भी पड़ा है।
प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम फाइल एंड डेटा, कहाँ पढ़ा है अभी? प्रिवेंटिव में भी पढ़ा है और डिटेक्टिव में भी पढ़ा है। प्रिवेंटिव में भी, और क्योंकि ऐसी बात है, अगर वो जनरल कंट्रोल है या तो वो प्रिवेंट करने का काम करेगा या डिटेक्ट करने का काम करेगा। अभी तो सीख क्या है, अभी तो सीख क्या है, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? प्रिवेंशन में क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फायरवॉल्स, वेरी गुड। दूसरा बताओ आगे। डिटेक्शन में क्या होगा? सिस्टम लॉग। हो गया हिसाब किताब। ऐसे याद करना है यार, समझ के, रट्टा तो नहीं लगाना। मैं बोलूंगा ये समझ लो कि क्या हो सकता है, खुद अप्लाई करोगे। चलो जी आगे, एग्जाम्पल्स यही थी, यही है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो कि कोई पहुंच ना पाए, प्रोग्राम लॉग, सही है। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम लॉग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो भी चेंजेस होंगे उसके क्या बनेगा? लॉग। इफ यू राइट इट सिस्टम लॉग तो भी बात एक ही है। बात समझ आती है? तो अगेन, जो प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन में आपके कंट्रोल्स हैं, दैट कैन बी यूज एज जनरल कंट्रोल या एप्लीकेशन कंट्रोल। बात क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला जल्दी बताओ। पक्की बात है? ओके आगे। एक्सेस टू प्रोग्राम फाइल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। चलें जी, यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। प्लीज सुनिएगा, ये बड़ा अहम है। अच्छा भाई, अब इसको समझाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जनरल कंट्रोल में कैसे आ रही है। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है ARTD के अंदर, उसके पास एक CFAP का बच्चा आता है, उसने बोला कि भाई सर आकाश का CFAP 6 का मुझे पोर्टल चाहिए, तो उसको जो वर्जन यूज करना चाहिए एक्सेस देने के लिए, वो कौन सा वर्जन होना चाहिए? CFAP 6 का या CAF का? CFAP 6 का, ऐसा ही है। अच्छा, वो कह ये रहा है कि भाई अगर आप इसकी ट्रेनिंग करवा देना लोगों की कि आपने इस वक्त ये वर्जन यूज करना है, इस पे ये वर्जन यूज करना है, तो गलती ही नहीं होगी। तो करेक्ट वर्जन यूज करें प्रोग्राम का while you are parking any entry or while you are using your system। इसकी एक और एग्जांपल KFC है। जब आप KFC में जाते हैं, सुनिएगा मेरी बात, या आप किसी मतलब पिज़्ज़ा की किसी फ्रेंचाइज पे चले जाएं, तो लेट्स से हम कहते हैं ब्रॉडवे चले गए, तो आपको पता है मिडनाइट डील्स होती हैं, मिडनाइट डील्स होती हैं। अब इस बात को समझिएगा, जो मिडनाइट डील्स होती हैं आपकी, उस पर आप कहते हैं कि भाई आप एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री है। तो आप मुझे बताओ, जब एक बच्चा या कोई भी बंदा वहां जाता है और बोलता है भाई मुझे मिडनाइट डील चाहिए, तो उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली मिडनाइट डील अपीयर होनी चाहिए, कोई और होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त कोई और खरीदेगा ही नहीं। तो अगर, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं उसके लिए दूसरा सिस्टम भी लाइव कर दूं, तो हो सकता है वो गलत जगह एंट्री पार्क करे, तो एक की जगह पिज़्ज़ा तो दो जाएंगे, क्योंकि उसने मांगी क्या आपसे? मिडनाइट डील, पर उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहाँ हो जाएगी? नॉर्मल वाले में। तो क्या हमें सिस्टम को सही यूज करना आना चाहिए? अब इसको रीड करते हैं। यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा फाइल। वर्जन आपके प्रोग्राम का क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए जी सर, ये सबसे नीचे वाला लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है ना, लेफ्ट वाले में, एक्सेस टू प्रोग्राम फाइल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पासवर्ड है। रिपीट करते हैं, वापस से रिपीट करते हैं। देखो भाई वापस से, हमने पहली एग्जांपल मैंने ये कहा कि आप जब फॉर पिज़्ज़ा हट की एग्जांपल ले लें, वो डील्स निकालते हैं मल्टीपल। वो ये कहते हैं कि भाईजान आप अगर 12 बजे के बाद खरीदेंगे तो एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री है, सही है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं कह रहा हूँ कि एक के ऊपर एक पिज़्ज़ा फ्री है, तो मेरा सिस्टम जो सामने मुझे दिख रहा है, मेरा सिस्टम जो मुझे सामने दिख रहा है, तो क्या मुझे कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहिए? मिडनाइट वाला या अपार्ट फ्रॉम मिडनाइट वाला? मिडनाइट वाला। अच्छा, मिडनाइट वाला यूज़ करूँगा तो आप अगर इसको IFRS 15 से लिंक करें, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा रिस्क तो ये है ना कि अकाउंटिंग आपके फ्रेमवर्क के तहत ना हुई हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि टेक्निकली मैंने एक पे एक ऑफर जो दी हुई है, उस पर मैंने एक पिज़्ज़ा फ्री दिया है, ऐसा ही है ना, जिसकी ट्रांजैक्शन प्राइस एक ही है, जिसकी ट्रांजैक्शन प्राइस एक ही है। तो आपको नहीं लगता कि एक ट्रांजैक्शन प्राइस स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के बेस के ऊपर 2 यूनिट्स पे एलोकेट होगी? पर वो तब हो पाएगी ना जब आप वर्जन से यूज करेंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग उस वर्जन में फिक्स की हुई है। व्हाट इफ आई कीप ऑन यूजिंग द ओल्डर सिस्टम? तो क्या 2 पिज़्ज़ास का रेवेन्यू बुक हो जाएगा? वो भी कौन सी प्राइस पे? फुल प्राइस पे।
तो क्या ये एरर हो जाएगा? तो हम कह रहे हैं जनरल कंट्रोल बनाओ ना, जनरली बताओ उसको भाई आपने सही वर्जन यूज करना है ताकि गलती ना हो। एक और एग्जांपल यहाँ की ले लो, ARTD की। पहले बताओ हबीबा ये बात क्लियर है? अब यहीं की एक बात सुनते हैं, यहीं की एक बात सुनते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमने रिफ्रेशर्स के लिए CA फाइनल में, क्योंकि ऐसी बात है बच्चा कमा भी रहा होता है, अपने खर्चे भी देख रहा होता है, तो हमने कहा कि भाई रिफ्रेशर के लिए जो है CA फाइनल 5,000 रुपये पे, सही ना? ऑल्दो उसमें हमारे लिए वो कुछ भी नहीं होता, बट ये कि ऑब्वियसली बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। खैर, अब 5,000 रुपये तो उसके लिए फ़ायदेमंद है ना जो टीचर बोले कि भाई मैं सिर्फ लाइव रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अब जो बंदा लाइव पढ़ा रहा है उसके लिए तो बड़ा वो है मैटर है कि भाई मैं इतनी एफर्ट मार रहा हूँ एंड जस्ट गेटिंग 5,000, वो भी मान लिया, चलो खैर। पर अब वो मानने के बाद भी अगर अकाउंटिंग में भंड मारेंगे तो फिर हटेगी ना। तो ऐसा इतनी बार हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। होता क्या है, एक बच्चा आया, उसने बोला कि भाई मुझे C5 6 का पोर्टल चाहिए। इन्होंने एंट्री मार दी रेगुलर में। अच्छा, मैंने पूछा यार मेरे कितने पैसे बने? उसने बोला सर आपके 15,000 रुपये बने। ऐसे ही अज्यूमिंग, सही है, सुनो 15,000 रुपये बने। भाई मैं एस्टिमेट लगा, ओ भाई 15,000 रुपये आएंगे मेरे पास, वाह भाई वाह क्या बात है। जब एक्चुअल लेने पहुंचा, सर 5,000 है। मेरे को क्यों भाई? वो सर एंट्री गलत हो गई थी। तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है भाई, सही वर्जन में एंट्री करो ना। जब तुम्हें बताया गया है कि रिफ्रेशर है तो यहाँ एंट्री होगी, वो ऑटोमेटिकली फीस कितनी पिक करेगा? 5,000 रुपये। आपने चर्सियों को वहाँ डाला, अब वो रिसीवेबल बुक किए जा रहे हैं, हम अपनी भी एंट्री दिमाग में बनाए जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई एंट्री बनती जा रही हो, कुछ ना कुछ लेना चाहिए, ये करना चाहिए। बेगम को कह दिया आपको ये दिला देंगे हम, अम्मी को कह दिया अम्मी आपको दुबई घुमा के आ जाएंगे। अम्मी भी बोल रही हैं किधर दुबई? मैंने कहा अम्मी मैक्सिमम मरी तक चल सकते हैं, 5,000 रुपये आ रहे हैं। खैर ये चसी कह रहा है 15 लाख रुपए, चलो सही है। खैर समझो, पहले बताओ ये बात समझ आई? तो करेक्ट वर्जन का यूज करना क्या लाजिम है या नहीं है? बट दिस हैज टू बी अ जनरल कंट्रोल। यार आप बोलो सही एंट्री करो भाई, तो ये बात आती है वर्जन वाली समझ। तुम पूछो तो कुछ पूछ रहे थे। एप्लीकेशन तो एक है ना, उसके ऊपर जनरल कंट्रोल लगा हुआ है ना। तू प्रोग्रामर है? नहीं ना, तो मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन तो एक बना के दी ना डेवलपर ने। अब उस एप्लीकेशन में 2 फीचर डाल के दिए उसने, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ काउंटिंग होगी, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ काउंटिंग होगी। एप्लीकेशन क्या है जानी? एक है। अब उस एक एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा कंट्रोल लगाना है? जनरल कंट्रोल, कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ये हो तो ये क्लिक करना, ये हो तो ये क्लिक करना। अब बाज औकात ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं आप। कैसे? जैसे मैंने पिज़्ज़ा की आपकी डिलीवरी वाली एग्जांपल दी कि आप अगर ब्रॉडवे जाते हैं, वहां पे उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली जो मिडनाइट डील वाला ऑफर होता है वो पॉपुलेट कर देता है सामने, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन पार्क करने का होता ही नहीं है। अब पूछो सवाल, तुम्हारा इसके अंदर क्या सवाल है? नहीं अबे भाई मतलब पूछना तो पूछना। नहीं देखो, अब तुम गलत बात कर रहे हो, 2 चीजें मिक्स कर रहे हो ना। इधर सुनना है, इधर फोकस के साथ देखो, तुम 2 चीजों को मिक्स कर रहे हो। मैं कह रहा हूं अगर मैं कैफ के अंदर जाता हूं ना, कैफ पे क्लिक किया, कैफ की फीस मैंने 19,000 डाल दी, ये लिमिट चाहिए, ये उस पर स्पेसिफिक कंट्रोल है, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। ये कौन सा कंट्रोल है? क्यों? मुझे पता है 19,000 कोई देगा ही नहीं, ढाल ही नहीं देता। ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया, लिमिट चेक। फिर रेंज टेस्ट लगा दिया, मैंने बोला भाई डिस्काउंट देना, 5,000 रुपये से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना, तो 18 से 5 माइनस करो 13 हो गए। इस पे भी कंट्रोल लगा दिया। किसी ने 12 प्लेस इन की है, वो नहीं, रिसीट ही जनरेट नहीं करेगा इनके पास। क्यों नहीं करेगा? रेंज टेस्ट। अंग्रेजी कौन सा टेस्ट? डू यू थिंक दैट दिस इज अ जनरल कंट्रोल और स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन? दिस कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई कौन सा वर्जन होना चाहिए, दिस इज अ जनरल कंट्रोल। बात समझ आती है? ओके गुड। भाई ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, बताओ ना प्लीज। जी सर मत, आपने सर लिखा है, आगे भी लिखो कुछ,
जल्दी बताओ जानी, हम वेट कर रहे हैं आपका। सरमत भाई प्लीज बोलो कुछ। जो जब तक ये बोले भाई ट्रेनिंग बात समझ आती है इसमें? ट्रेनिंग किस चीज की होगी? वर्जन कौन सा यूज करना है? सुपरविजन के टाइमली उसको सुपरवाइज कर लो, ऐसा ही है ना? नहीं, सुपरविजन मतलब देन एंड देयर होती है कि आप साथ साथ देखते भी तो काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सही है जी। अच्छा भाई जॉब शेड्यूलिंग, इसकी कोई एग्जांपल मैंने बताई है अभी। सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा अब पहले क्या होता था, अभी तो खैर जब ये ऑनलाइन हो गया ना हमारा पूरा सिस्टम, तो आपको मैं ऐसे ऐसे बच्चे भी बताऊं जो अभी भी एडमिशन ले रहे हैं। मतलब अगर तुम ये समझो कि कस्टमाइज बैच को हटा दो, तो कस्टमाइज बैच से पहले बच्चे एडमिशन ले रहे थे 2-2 महीने पहले। अच्छा अब होता क्या था, हम पहले जब से फिजिकल क्लासेस होती थी ना, तो हमने एक सिस्टम लगाया हुआ था जिस सिस्टम के अंदर ये होता था कि सही है भाई सितंबर में आपके पेपर होते हैं, सितंबर के 1 महीने तक एडमिशन आते थे, सही है, वो कैफ का मॉड्यूल चलता था। फिर जब सीफैप का मॉड्यूल होता था तो सामने लोगों के सिर्फ कौन सा मॉड्यूल आता था? सीफैप का, तो वो जॉब शेड्यूलिंग होती थी। पर अब हम जॉब शेड्यूलिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें कब नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस वक्त आके एडमिशन लेगा, तो हमें दोनों वर्जन को क्या रखना लाइव, पर उस पर ट्रेनिंग दे देनी है, सुपरविजन करनी है कि भाई ये हो तो ये हो तो ये। पर कुछ जगहों पे ये पॉसिबल है जहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग हो सकती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी मिडनाइट डील्स वाली। बात क्लियर है? चलें जी आगे। अच्छा इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी याद आ गई बातों बातों में। आप जब ऑल टुगेदर आउटफिटर्स चले जाएं तो वहाँ पे सेल्स लगती है, ऐसा ही है ना? तो जब सेल लगती है तो वहाँ पे आपको पता है कि भाई 50% फ्लैट ऑफ होता है। तो जब 50% फ्लैट ऑफ होता है तो फिर वो भी तो जॉब शेड्यूलिंग में आ सकता है ना? क्या आप बोलेंगे भाई अब जो इस पीरियड के लिए जितनी भी प्राइसिंग होगी उसमें शेड्यूलिंग क्या हो गई है 50% की, एम्बेडेड इन द सिस्टम। उसके बाद आएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? चलें जी आगे। हमने कहा रिव्यू बाय मैनेजमेंट। सुपरविजन और रिव्यू में क्या फर्क है? सुपरविजन साथ के साथ होती है, रिव्यू होने के बाद होता है। यानी वो एक रिपोर्ट निकालेगा, वो बोलेगा भाई इस वक्त पे तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप उसको फिर क्या करवा लें? सही करवा लें। बात क्लियर है? चलें जी। हमने कहा अगला, अभी भी जनरल कंट्रोल्स हैं, पर अभी यहाँ रुक के थम के अगर हम सोचें कि जनरल कंट्रोल्स में क्या क्या सीखा हमने कहा कि एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम, दूसरा चेंजेस ऑफ आईटी सिस्टम, तीसरा अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस, उसकी प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों आती हैं, प्रिवेंशन भी और डिटेक्शन भी। तीसरा क्या था? चौथा बल्कि करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स, ऐसा ही है? चलें जी वेरी गुड। अब हमने कहा कि भाई इसके बाद एक्सेस कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस या अमेंडमेंट, ये पिछले वालों की ही रिपीटेशन है जो हमने भी किया था ना। एक्सेस कंट्रोल्स प्रोग्राम में चेंजेस के, तो ये उसी की एक्सटेंशन है। ये देख लो भाई, इसमें तुम बता सकते हो कि भाई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, वो प्रोग्राम के रिलेटेड था, ये फिजिकली सिस्टम के करीब जाने के लिए, क्या उसको वहाँ तक पहुँचते ही नहीं दो कि वो कोई हरकत करे। तो ये तो सिंपल बात है भाई। समील सिद्दीकी भाई जॉब शेड्यूलिंग में पूरी कहानी बता दी मेरे भाई, तू कहाँ मतलब सोया हुआ होता है कि यार? जॉब शेड्यूलिंग अभी बताया मैंने, इन लोगों ने खुद एग्जाम्पल दी कि मतलब कुप्पी लगा के सोए हुए थे, इतना आगे बढ़ गए फिर पूछ रहे हो। सर मैं ना पूछ लेना इसके बाद भाई। जॉब शेड्यूलिंग अभी तो बताया कि जिस टाइम के ऊपर जो वर्जन चल रहा है, मैंने आपको ये बताया कि भाई मैंने आपको ब्रॉडवे की एग्जांपल दी कि 12 बजे के बाद अगर मिडनाइट डील ओपन हो जाती है तो आप एक काम करते हैं, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आपके पास जो इनपुट करने के राइट्स होते हैं सिर्फ उसी जॉब शेड्यूल्ड सिस्टम में होते हैं जो कि चेंज हो चुका है। फिर सुबह हो जाएगी, फिर जॉब शेड्यूलिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल सहमत कर लेना। तो यही तो पहले फारसी में बताया था कि समील सुना है नहीं तुमने? चले जी, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशंस, ये भी जनरल कंट्रोल में आ रहा है। अच्छा कंटिन्यूटी ऑपरेशंस का मतलब ये कि अगर आपका डेटा हैक हो जाए, खुद बताओगे इसका कंट्रोल तुम लोग, अगर आपका डेटा हैक हो जाए, करप्ट हो जाए, वेरी गुड, इसके लिए क्या करनी चाहिए? बैकअप अरेंजमेंट्स और सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। वेरी गुड यार,
तो हमने कहा कि भाईजान एप्रोप्रिएट मेजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, यानी अगर आग वाग लग जाए तो क्या आपके पास जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर आज के ज़माने में देखो तो तुम हाईटेक उसमें जाओगे, फॉर एग्जांपल तुम EY भी आओ कभी हमारे स्काई टावर, तो तुम्हें पता लगे बिल्कुल सी फेसिंग है, तो मैं मोटिवेट करने के लिए बताता हूँ। तो वहाँ पे अल्लाह ना करे अगर आग लगती है तो जो फायर डिटेक्टर्स होते हैं ना वो खुद ही मतलब पॉपुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे जो है बारिश होने लग जाती है तो आग खुद ब खुद बुझ जाती है। एक तो ये है कि तुम 2 नंबर कंपनी में जाओ, फायर एक्सटिंग्विशर लेके हाथ में भागो और बुझाते रहो, सही है ना। और एक है ऑटोमेशन, तो हम किस पे जा चुके हैं, ऑटोमेशन के ऊपर, सही है जी। अच्छा खैर, ये तो हो गया आग लगने से बचना। मैं कहा चलो आग लग गई, ये भी निकल गया आगे, तो फिर अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया तो आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए। यस सर। तो आपने सर पहले तो हबीब मेट्रो की हेड ऑफिस वाली बिल्डिंग में था ना EY, नहीं नहीं नहीं, ये किसने कह दिया, हबीब मेट्रो की हेड ऑफिस वाली बिल्डिंग में, ये तो कभी भी नहीं था, ये किसने बता दिया आपको, सही है जी। अच्छा, डिजास्टर कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। देखो अच्छा, जब भी तुम किसी कंपनी में जाते हो ना तो आपके IT वाले ये पूछते हैं कि आपका डिजास्टर कंटिन्यूटी प्लान क्या है। वो आपको बताता है भाई डिजास्टर कंटिन्यूटी प्लान ये हमारे बैकअप्स यहाँ मौजूद हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, अगर हमारा कोई भी ऐसा मसला होता है तो हम इमीडिएटली उसको आधे घंटे में रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना उसके लिए IT ड्रिल भी होती है, IT। अच्छा, IT ड्रिल ये कर रही होती है कि वो आपको ये बता रही होती है कि भाई हमने अगर फॉर एग्जांपल ये हंगामी हालात हुए तो उसमें इतनी जल्दी वो रिकवर हो सकता है, उसको हम टेस्टेड बेसिस पे कर रहे होते हैं, यानी हर साल एक बार होती है, ये चेक करने के लिए कि वाकई में क्या रिकवरेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, वहाँ पे जब मैं हबीब बैंक में था ना तो वहाँ पे अर्थक्वेक ड्रिल भी हुई थी, यानी फॉर एग्जांपल हंगामी हालत में आपने बचना कैसे, वो बताते थे, एक्सपर्ट्स आते थे बाकायदा कि अगर ज़लज़ला आता है, सही जी, तो आपने ये मेजर्स लेने हैं, आपने पैनिक नहीं करना, आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने इस तरीके से उतरना है, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं इन ऑर्डर टू सेफ यू, क्योंकि ऐसी बात है उनकी ट्रेनिंग उनकी एजुकेशन ही वही होती है, ऐसा ही है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवेश है, सॉरी बोल, हाँ गुड, इधर स्कूल्स में टेरेस ड्रिल होती है। भाई मेरा स्कूल तो खैर पीला था तो मेरे को पता नहीं है कि टेरेस ड्रिल क्या होती है, मैंने जो भी देखा है मैंने बस ऑफिशियल लाइफ में आने के बाद देखा है। तुम कौन से, मतलब ये बता रहा है ना बच्चा, वो उसके अच्छा स्कूल होगा, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, सही ना। तो आप मेहनत करें, आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाइएगा इंशाल्लाह। हबीब पब्लिक में होती थी, हाँ हबीब पब्लिक इज़ अ गुड स्कूल, मेरा क्लाइंट है हबीब पब्लिक, क्लाइंट रह चुका है हबीब पब्लिक, अच्छा स्कूल है। व्हाट्सएप पे सर मत, सही है, अभी कर दूंगा। हाँ जी, कुछ कह रहा है भाई, कुछ भी नहीं कह रहा, ओके चलें जी। तो भाई हाँ, मैसेज क्यों करेगा, बोल ना। फिर भी आप A लेवल की बुराई करते हैं। भाई मैं A लेवल्स की बुराई नहीं करता, मैं मजाक कर रहा होता हूँ। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गोइंग टू पुट माई सन इन A लेवल्स, मैं उसको वहाँ रखूँगा जहाँ पे उसका दिमाग चलना चाहिए। हाँ A लेवल्स का ऐसी बात है, कहने का मकसद ये है कि उनके जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई हैं, तो वो तो एक्सेप्टेबल बात है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। पर A लेवल में जाके मम्मी डैडी नहीं बनना बस उसको, सीधी सी बात है। बाबा आई वांट दिस, अबे भाई सीधा बोलते पप्पा ये चाहिए, सीधी सी बात है, सही है। नहीं सिंध बोर्ड में भी नहीं डालूंगा, भी ऐसा भी नहीं है, नहीं भाई मैं A लेवल्स में ही डालूंगा। बिस्मा कह रही है मम्मी डैडी है, नहीं मैंने आपको कब कहा, तो आप खुद समझ रही हैं, मैं आपको कभी नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसा। पर मैंने असल में देखा है ना, अच्छा अब मैं मतलब ये मैं डिस्करेज नहीं करता, एक में रुकना, मैं डिस्करेज नहीं करता ये वाली बात, पर ये कि मैं बताता हूँ ना 2-3 केसेस। CA फाइनल की जब फिजिकल क्लासेस होती थी ना तो चला था, सर आई डिडंट गेट दिस, कैन यू प्लीज रिपीट दिस। मैंने कहा व्हाट थिंग यू डिडंट गेट, वे एक्चुअली आई डिडंट गेट एनीथिंग। मैंने कहा व्हाई, बिकॉज आई वाज वेरी स्लीपी। मैं कहा इट्स माई प्रॉब्लम, इज इट योर प्रॉब्लम। तो बच्चे वो करने लगे। मैंने कहा भाई इंग्लिश तो मेरे को भी आती है, पर ऐसा मुंह टेढ़ा करके तो नहीं बोलूँगा ना, मतलब जैसा हूँ वैसे एक्सेंट बोलूँगा ना। अभी मैं कल यहाँ पे बैठा हुआ, तब ऐसी बात है मुझे नीदरलैंड्स आयरलैंड्स वगैरह से कॉल आ रही होती हैं, तो हमें बात कर रहे, अब उसका एक्सेंट वैसा है, तो मुझे बराबर में एडमिन वाला बंदा बोला सर आप भी ऐसे क्यों नहीं बात कर रहे। मैंने कहा भाई कहता दिमाग खराब हो गया, वो अंग्रेज है उसका एक्सेंट वैसा, तो अपना एक्सेंट वैसा कर लूँ, नहीं ना। हाँ मतलब ये बात सही कह रहा है,
हाँ सर, यार ने भी एक मम्मी डैडी बच्चे वाली बात बताई थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स कॉमन इन ए लेवल्स कॉलेजेस। मतलब मैं एटलीस्ट देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी बात है आप ए लेवल से हैं, मैं इंकरेज करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ इस बात की कि आप माशाल्लाह ए लेवल से हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। पर कहने का मतलब ये है कि मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इससे है कि मम्मी डैडी नहीं बनना चाहिए बच्चा। हाँ भाई ये है। हाँ बच्चा मीठा नहीं होना चाहिए बस। इधर चलो, खैर तूने चख के देखा है भंगी? इधर हाँ, एक हमारी फर्म में भी था ना, एक फर्म में भी था। फर्म में हुआ ये कि नया नया बच्चा आया था, तो मेरे साथ काम करने का एक उसूल है। अब खैर मतलब ये अल्लाह की ब्लेसिंग है मुझ पर कि हर बच्चा काम करना चाहता है मेरा, क्योंकि सीखने को मिलता है उसको। पर उसको एक चीज़ शेक पे लगानी होती है, एक तो इज्जत। ज़ाहिर सी बात है मैं जलील करता हूँ जब काम मेरे को नहीं समझ आता, तो सीखता भी बहुत है। पर वो ऐसा मतलब मेरे साथ जो भी होता है ना, वो ग्रो भी एक्सपोनेंशियली करता है। नहीं, मैं प्रमोशंस भी टाइम पे देता हूँ, सारी चीज़ें, पर काम मेरे हिसाब का होना चाहिए। कहने का मतलब एक बच्चा आया नया ना, होते ना IBA के, तो IBA के भी आते हैं हमारे पास। तो एक्चुअली सर, माई मामा इज़ डाउन देयर, आई वांट टू गो होम। मैंने कहा प्लीज़ टेल योर मामा दैट यू विल कम बाय 12, अदरवाइज आई ड्रॉप यू एट योर होम। बोले आर यू श्योर सर? मैंने कहा भाई मेरे को खुद डर लग रहा है। आर यू श्योर सर? मैंने कहा तू जा। सही है। फरिया कह रही है सर उनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, आपकी और मेरी अंग्रेज़ी। मैंने कहा आप लगा लें अंग्रेज़ी में, आ जाओ। कौन आता है बताता हूँ मैं। देखो अंग्रेजी इज नॉट अ बेंचमार्क टू जज यू ब्रो। अंग्रेजी इज नॉट अ बेंचमार्क। आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट डिटरमाइन करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। सही है जी। तो मुझे नहीं आती थी अंग्रेजी टिल द टाइम मैं जब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आया, बोलते बोलते कहते कहते सीख गया। सही है जी। तो कॉन्फिडेंस आपका, आपकी अंग्रेजी नहीं डिटरमाइन करती, आपका टैलेंट डिटरमाइन करता है। जब आपको चीज़ें पता होती है ना, तो आपको बोलना आना चाहिए। मेरा तो ये मानना है आपको इतना काबिल होना चाहिए कि लोग आपकी लैंग्वेज समझने के लिए खुद चेंज हो। वाई यू वुड चेंज योर सेल्फ फॉर इंग्लिश? सीधी सी बात है, ऐसा ही है ना। तो ये होना चाहिए। तो क्या आज के बाद किसी से नहीं सुनूं कि अंग्रेजी आती है, नहीं आती? नहीं आती तो क्या हुआ? कोई बुरी बात है इसमें? नहीं है। इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल तो इतना आसान है, चैट GPT में उर्दू में लिखो, इंग्लिश में करके दे देगा। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, यू स्पीक इन उर्दू, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल रहे होते हैं और एक्यूरेटली बोल रहे होते हैं। पर अगेन आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सही हो जाती हैं। यू कीप ऑन राइटिंग ईमेल्स, आप लेटर्स लिख रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, दोस्त शायर विद गवर्नेंस, सब सीख जाओगे। तो इट्स नॉट अ बेंचमार्क। यस, ए लेवल्स आपको हेल्प करेगा, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जो स्पेंड कर सकता है वो बिल्कुल करे, जो बच्चे की बेस को क्या करता है, अच्छा कर देता है, बस खत्म हो गई बात। सही है जी। नेहा कह रही है सर ऑडिट का पेपर उर्दू में करवा दें प्लीज़। अगर देखो हो सकता तो क्यों ना होता, हो सकता तो क्यों ना होता, सीधी सी बात है। पर अगेन हम समझते हैं आप लिख सकते हैं, यही बड़ी बात है। चलें जी। या तुम सिंपल यूं देख लो ना कि तुम कपिल शर्मा को ही देख लो, उसके पास फॉरेनर्स नहीं आते उसके शो में। क्या वो इंग्लिश में करता है शो? कॉमेडी नहीं करता। वो इवन UK US जाके, कनाडा जाके भी किस में बोल रहा होता है? अपनी उर्दू में नॉर्मल। तो भाई दिस इज अ टैलेंट यार, तुम लोग उसको किया करो। सही, क्या कह रहा है? अबे वो चसी कॉमेडी वो उर्दू में ही करता है, इंग्लिश सीखी हुई है, मतलब तुम्हारी भूपी का लड़का है। अबे भाई मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, तेरा दिमाग भी छोटा है, मसला ही है, समझ, तेरा दिमाग भी छोटा है। इधर सुन, कहने का मतलब ये है, बात समझो प्लीज, फोकस करा प्लीज, सुनो मेरी बात फोकस के साथ। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, सिखा रहा हूँ एक चीज सीखो ना, हर चीज को तफरी में नहीं लेते हैं। कहने का मकसद ये होता है, जब मैं कह रहा हूँ व्हेन यू कम इनटू द प्रोफेशनल लाइफ, तुम सीख जाते हो। अभी आज मैं तेरे को किसी के सामने खड़ा करूँ ना, गवेश के बोलूँ भाई आजा इससे बात कर इंग्लिश में, तुम नहीं बात कर पाओगे ना, डिबेटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उस एनवायरनमेंट में नहीं रहे हो, वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहा है। तो व्हाट यू नीड? एनवायरनमेंट, दैट्स इट। और आइदर तुम अपने माँ बाप को बोलते कि पैसा खर्च करें, आइदर तुम खुद मेहनत करके वहां पहुंचो, तुम्हें माहौल मिल जाएगा। व्हाट एल्स यार? सेकंड ऑप्शन है ना। तो फिर उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर द मूवमेंट एंड यू नीड टू अर्न दैट मूवमेंट। खत्म हो गई बात। यू हैव बीन, यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट वेटिंग, अल्फाज गलत है, यू आर नॉट वेटिंग, you are wasting, just because of the fact that it is a journey of 3 years that has to be completed in 2 years, that has to be completed in 2.5 years.
बात समझ आ रही है? एंड इफ देयर इज अ डिले, प्रॉब्लम इज इन मी और यू। कहने का मकसद ये, तो ये सिखा रहा हूँ, समझो इस बात को। 2.5-3 साल में हो गया तो वाई यू आर सेइंग दैट आई एम वेटिंग फॉर द मूवमेंट? यू हैव टू टेल आई हैव टू क्रिएट द मूवमेंट। बस ये बात है, ये मोटिवेशन दे रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए। इंशाल्लाह इन सितंबर, गुड। ये सुनना चाहिए। ये थोड़ी ना होता है कि यार मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कभी आएगा तो आ जाएगा मौका, नहीं। 2 साल मैक्सिमम 2.5 साल जिद होनी चाहिए। ये नहीं सुनूं किसी के मुंह से आज के बाद कि मैं वेट कर रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा। हाँ, लक नहीं होता कुछ भी, मेरी नज़र में नहीं होता। तुम लक पे डिपेंड करोगे कभी कामयाब नहीं होगे, नहीं होता लक। लक होता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज में यहाँ नहीं होता। मैं अपनी मेहनत से अपनी दुआ से चेंज कर सकता हूँ अपना लक। ये फजूल बात है। तुम बोलो तुम लकी हो, हाँ या नहीं? अनलकी हो, गलत बात है ना। तभी तो खुदा तुमसे नाराज है जानी। वेरी रॉन्ग यार, गलत है यार। किसी मौलवी के पास, किसी पंडित के पास जाके बैठ तो तुमको समझाएगा, अच्छे बंदे के पास जाके बैठ। ये क्या होता है कि मेरा लक है। मैं यकीन करो ये इतने टाइम ज़्यादा भी इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग सही होना चाहिए। फिर क्या होता है? इंटर क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल या इंटर रिलेटेड? अरे बता, जल्दी बता। ये देखो क्या लिखा है अभी वन। ये तो अल्लाह भी फरमाते हैं कि तुम मांगो तो सही, मैं बस किस्मत को कसूरवार कर देता। ये बात है यार। मैं फिर क्या कह रहा हूँ मेरी जान, तुम डिबेट उससे बंदे से कर रहे हो जिसने दुनिया की हर चीज़ देखी है ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने हार्श रियलिटीज़ देखी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मतलब माशाल्लाह तुम्हारे पास सब है। सबका मतलब ये है कि तुम्हारे वालिद भी हैं, तुम्हारी वालदा भी हैं, एवरीथिंग यू हैव गॉट ना। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 16। देन तो यू डोंट हैव टू कंप्लेन ना। लग क्या है? अल्लाह बोलेगा तू मुझसे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी दुबई में जॉब हो गई थी ना 25,000 धर्म की। मेरी जगह कोई और होता ना 1 मिनट में बैग पैक करके निकल जाता। कौन मिस करेगा? पाकिस्तानी कितने बनते पता है? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज़ पर मंथ विदाउट टैक्स। मैं 2 प्लॉट बुक कराता, 1 साल में उनकी किस्तें पूरी करता, यहाँ पे आके पार्टी करता मैं। क्या मुझे इतनी ख्वारी करने की नीड थी? तुमसे बहस करने की नीड थी कि देखो समझा रहा हूँ भाई, बदले लक नहीं होता, मेहनत होती है सिर्फ। ये कह रहा हूँ। दैट डे मैंने खुदा से दुआ की। मैं पता है जिद कैसे करता हूँ, मैं दुआ कैसे मांगता हूँ? तुम्हारा तरीका क्या दुआ मांगने का, पहले ये बताओ। कैसे मांगते हो दुआ? तरीका होता है ना, ये पूछ रहा हूँ तुमसे। भाई मैं ऐसे ही पूछूँ आपसे, आप कैसे मांगती हैं दुआ कि या अल्लाह मुझे ये दे दे? तू कैसे मांगता है? क्या गलत? यही तो गलती है, यही तो गलती। जिस काबिल लोग होते तो बोलेगा तू तो बेटा यही सही है। अल्लाह बोलेगा, अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ ना। अम्मी से कैसे मांगते हो? जिद करते हो ना, जिद होती है ना। मैं पता है कैसे मांगता हूँ? मेरे हक में बेहतर नहीं है ना, मुझे ये चाहिए, मेरे हक में बेहतर कर। आगे की कहानी बदल दे, आगे की कहानी बदल दे। द डे यू स्टार्टेड प्रेइंग लाइक दिस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। वो बोलता है तुम मुझसे मांग रहे हो उतना जो मेरे हिसाब से इतना सा है, तुम मुझसे मांगो उतना जितना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुमने मांगा ही नहीं, तुमने मांगा ही नहीं, गलती तो तुम्हारी है। तुम बोलो मेरी किस्मत में लिख दो ना। ये क्यों बोला जो किस्मत में लिखा हुआ होगा वो होगा? तो सो जा घर पे जाके, जितना रिस्क तुम्हारा लिखा हुआ है ना वो तुम्हें लोग मार के भी खिलाएंगे, चाहे वो तुम्हारी माँ की फॉर्म में क्यों ना हो। वो तुम्हें चमाटे मार के भी खिलाएंगे, वो तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें मेहनत करनी है उसके ऊपर के लिए। इस बात को जितना जल्दी तस्लीम कर लोगे ना उतनी जल्दी कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो रेदर देन डिबेटिंग फ्रॉम द पर्सन हु हैज ऑलरेडी सीन एवरीथिंग इन हिज लाइफ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जो लाइफ एक्सपीरियंस से सीखता है ना बंदा, वो कहीं और से नहीं मिलता। तो आज के बाद ये नहीं सुनूँ किसी के भी मुंह से, मतलब इसको तो ये तो खैर रेडार में आ गया सिर्फ कि इसने बात ही गलत कर दी। कहने का मतलब ये है कि किसी से सुनना नहीं है मुझे ये कि भाई मेरे लक में हुआ तो ये हो जाएगा। CFAP 6 मुझे 10 लोगों ने कहा कि यार कैसे मैनेज करेगा। लाइव क्लास हैं, कौन आता है? आते हैं बच्चे, 500 प्लस एडमिशन हैं। मुझे अपने आप पे भरोसा है ना, मैं किसी और की क्यों सुनूं? बात यह है। और कॉन्फिडेंस होने में ओवर कॉन्फिडेंस होने में भी ना एक फ़र्क होता है। तो आप उस बात पे कॉन्फिडेंट होते हो जिस पे आप कह सकते हो कि मैं अचीव करूंगा, बस इतनी सी बात है। सही है?
तो आज के बाद दुआ कैसे मांगेगा? चाहिए, और उसके लिए मैं क्या करूँगा? मेहनत करूँगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड लक। बात समझ आ रही है? अगर मैं ये बैठ जाता ना उस दिन, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को मोटिवेशन होनी चाहिए, 1 महीना बाकी है। मेरे वालिद की जिस दिन डेथ हुई थी ना, उसके अगले दिन मेरा बीकॉम का पेपर था, मैं देने गया था पेपर बीकॉम का। और मैं आज एक्सक्यूजेस सुनता हूँ लोगों के कि मेरे मामू की डेथ हो गई है, मैं पेपर देने नहीं गया। भाई तेरे मामू की डेथ हुई है, जितनी भी तेरी एफिलिएशन होगी, या तुमने अपने करियर को क्यों स्टेक पे लगाया? तुम्हारी माँ नहीं है, उसके लिए तुम नहीं कर सकते। कॉन्डोलेंसेस जो होते हैं ना, और जो आपकी सपोर्ट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ मैनी वेरिएंट्स हो सकती है। ये नहीं कि यार मामू की डेथ हो गई, मैं वहां पे जाके बैठ गया। आपके घर वाले नहीं थे, आपने क्या कर लिया वहां पे? आप जाओ, उनकी पैसों में हेल्प करो, फाइनेंशियली हेल्प करो, ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। ये क्या होता है? टाइम जाया कर दिया। ये बात याद रखनी है, सही है? चलो जी, चलें जी आगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारी बातें इसलिए बताई हैं कि भाई तुमने हार नहीं माननी है यार। हर्डल्स तो बहुत आते हैं, हो सकता है मुझसे ज़्यादा किसी ने देखी। मैं तो कभी अल्लाह की कसम ये कहता ही नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं। आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। चलो ये बात बतानी भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें फिर खुल के बताता हूँ। मेरी जाहिर सी बात है, जो बंदा अपना शौक होता है ना, तो जाहिर सी बात है उनकी मेंटली हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं जब ऑफिस में हुआ करता था ना, इवन कराची से बाहर भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्टिकल्स में होते हो, जा रहे होते हो, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो जाती थी, वो अनकॉन्शियस हो जाती थी। मुझे ऑल टुगेदर, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं ऑल टुगेदर बसों में लटक के पता नहीं कैसे कैसे पहुँचते थे यहाँ पे मांग के। मैं आता था घर पे अपने, फिर मैं उनको सही करके वापस जाता था। तो ये तुमने हार्डशिप देखी क्या है ज़िंदगी में? कहने का मतलब ये है, जिस दिन मैं बोलता हूँ आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। मुझे ज़िंदगी के लेसन्स मिले हुए कि हर सिचुएशन को टैकल कैसे करना। एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट हाउ यू डू डेबिट और क्रेडिट, एक्सपीरियंस इज अबाउट हाउ यू डील पीपल, हाउ यू डील विद अल्लाह। तो वहाँ से मांगना है और लोगों को देना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। मैं दूसरे वाले पे भी हूँ और पहले वाले पे कुछ हद तक हुआ तो हुआ। सही है? क्लियर है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं ये थोड़ी ना बताऊँगा कि मैं पैसे का क्या करता हूँ। मैं ये तो बता रहा हूँ ना आपको कि आपकी जो अच्छे काम होते हैं ना, वो कभी बताते नहीं हो ना, मैं कभी ज़िंदगी में बताऊँगा। सही है? तो खैर अल्लाह करे आप सब हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो, मेहनत करें, और ये सारी हार्डशिप्स आपको ना देखनी पड़े, जिसको मैं हार्डशिप्स नहीं कहता। सही है? तो बस ये तुम्हारे लिए एक लेसन था भाईजान, इसको सीरियस लेना है, ना कि ऑफेंसिव। सही है? चलो जी, गुड। आगे चलें, आगे चलते हैं। चलें जी, अब मुझे बताएं, बैकअप कॉपीज, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सर्विसेज, एग्रीमेंट विद अनदर एंटिटी टू मेक यूज ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले बताओ ये बात समझ आती है? ये सारी चीजें इसलिए है कि आपके पास आपके ऑपरेशंस में क्या रहे, कंटिन्यूटी रहे। तो अगर मैं ये बोलूं तुम्हें ये जनरल कंट्रोल में क्यों आ रहा है, जरा बताओ जनरल कंट्रोल में क्यों आ रहा है, जल्दी बताओ। क्योंकि ये हर एक एप्लीकेशन पे किया जाएगा, हर एक एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होगा, बैकअप होगा, रिकवरी प्लान्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इसमें कोई सवाल? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ प्लीज, सारे बच्चे। ओके, हमने कहा ये जनरल कंट्रोल की कहानी खत्म। क्लियर है? अच्छा, जनरल कंट्रोल मेरी तसल्ली के लिए बताते हो क्या क्या होते हैं। पहला, एक्विजिशन, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम, चेंज ऑफ आईटी सिस्टम, और अनऑथराइज चेंजेस टू प्रोग्राम सिस्टम, प्रिवेंट भी करे और डिटेक्ट भी करे, और करेक्ट वर्जन, वेरी गुड। पांचवा, एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए, और छठा, डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान, या तो इसको ये भी कह सकते हैं कंट्रोल्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। ये प्लीज ये अंग्रेजी के वर्ड याद कर लेना, मैंने जितना कहानियों में हो सकता है मैंने आपको बता दिया। सही है? मतलब ये है तो बहुत ड्राई आईटी, बट मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं उतना उसको निखार के बता रहा हूँ कि भाई ये कहानियों में होता है। चलें आगे। हमने कहा अब आ गए किस कंट्रोल पे? ये बात याद रखिएगा बच्चों कि एप्लीकेशंस आपकी 30 ही क्यों ना हो, उस 30 की 30 एप्लीकेशन पे क्या होता है जनरल कंट्रोल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एप्लीकेशन लाया हूँगा तो क्या मेरी सिस्टम की नीड के हिसाब से है, ये नहीं सोचा होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी होगी, उसकी टेस्टिंग नहीं की होगी, उसकी ट्रेनिंग नहीं की होगी, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं हर एक एप्लीकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? हर एक तो हर एक एप्लीकेशन के ऊपर जनरल कंट्रोल्स होते हैं, और फिर एप्लीकेशन के अपने भी कंट्रोल्स होते हैं। यानी एक बात तो समझने की, सुनना तुम लोग इधर,
अगर एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर जनरल कंट्रोल है, तो जनरल कंट्रोल का मतलब है उस जनरल कंट्रोल में प्रिवेंशन भी है और करेक्शन भी है। तो अगर वो उसको बाईपास कर गया तो वो कहाँ घुस गया? एप्लीकेशन में। तो क्या अब हमें एप्लीकेशन पे भी कंट्रोल लगाने चाहिए? तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको डिटेल में, क्योंकि जब आप फर्म में जाते हो ना, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वो एक किताबी बातें कर रहे होते हैं, किताब से पढ़ा हुआ होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती है। तुम जब किसी फर्म के सॉफ्टवेयर को खोल के देखोगे ना, वो आपसे पूछेगा बताओ जनरल कंट्रोल्स क्या है इस पे, तो आपको समझ आना चाहिए जनरल कंट्रोल्स क्या। आप पूछोगे क्लाइंट से, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए पूछने की। फिर जनरल कंट्रोल्स के बाद बोलेगा बताओ एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर ने आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा। वो क्या है, जरा इस बात को सुनना। एग्जामिनर आपको बोले कि ये रिस्क है, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कौन सा कंट्रोल लगना चाहिए, और वो भी आईटी कंट्रोल बताओ, एप्लीकेशन कंट्रोल बताओ, तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन दैट। हमारी ईवाई में पता है क्या होता है, वो बोलता है पहले रिस्क निकाल लो। उस रिस्क को हम कहते हैं ईवाई की जबान में व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग, यानी एक लाइन आइटम में क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं। ऐसा ही है, एग्जाम्पल देता हूं, सेल्स मॉड्यूल है अगर, तो वो एक एप्लीकेशन है। सेल्स मॉड्यूल है तो वो क्या है? एप्लीकेशन। सुनना, हो सकता है कि वो उस पर एक व्हाट कुड गो रॉन्ग है। अच्छा, व्हाट कुड गो रॉन्ग को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें खुल के, और तुम बिल्कुल सुकून से समझना, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लेवल पे आके करूंगा। व्हाट कुड गो रॉन्ग का मतलब क्या? रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू एनी एरिया, रिस्क रिलेटेड टू। अब मैं उसको देखो तुम्हें कैसे ब्रीफ करता हूं। मैंने कहा उस एरिया को असर्शंस में ब्रेक कर दो, उस एरिया को असर्शन में ब्रेक कर दो। एग्जाम्पल, एक्यूरेसी की एक असर्शन होती है, एक्यूरेसी की एक असर्शन होती है। अच्छा, रिस्क क्या है? रिस्क दैट अ पर्सन या XYZ पर्सन माइट इनपुट इनकरेक्ट रेट ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स बेच रहा हूं उसके रेट को क्या गलत कर दे, वो गलत इनपुट कर दे। ये क्या है? रिस्क है। ये क्या है? रिस्क है। अच्छा, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मुझसे ईवाई का सॉफ्टवेयर पूछता है क्या इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? जवाब आता है हाँ या ना। अच्छा, अगर जवाब आता है हाँ, तो बोलेगा कौन सा कंट्रोल है इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम सोचेंगे, सुनिएगा, हम सोचेंगे कि यार सेल्स के ऊपर सेल्स रिकॉर्ड होती है तो यूनिट्स आते हैं। अभी तुम प्राइस की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने बोला सिस्टम में लिखा, वो बोलते डॉक्यूमेंट करो, लिख के दो, क्योंकि तुम्हें तो क्लाइंट बता रहे हैं ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर याद है ना, यू नीड टू डॉक्यूमेंट द कंट्रोल्स दैट आर अगेंस्ट एनी रिस्क। मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में क्या किया मैंने कहा प्राइसेस आर प्री पॉपुलेटेड एंड फिक्स्ड इन द सिस्टम, नो वन हैज द एक्सेस टू चेंज द प्राइसेस। एक्सेस कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? पर पहले पूरी अंग्रेजी लिखी फिर बताया कि ये एक्सेस कंट्रोल है। पहले तो बात समझ आई। दिस इज हाउ यू लिंक। मैं ऐसे लिंक करके डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ ईवाई के अंदर कि पढ़ने वाले को समझ आए कि अच्छा यार ये रिस्क है, ये इसका कंट्रोल है। अच्छा, कंट्रोल है तो क्या उसको चेक नहीं करूंगा? फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा, मैं डमी ट्रांजैक्शन डाल के चेक करूंगा, करने की कोशिश करूंगा, वो मुझे एरर देगा, प्रॉम्प्ट एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए ऑथोराइज नहीं हूं। इसको हम कहते हैं इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। क्या कहते हैं? दिस इज यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा कंट्रोल कहां पार करना है। पहले बताओ लिंकेज समझ आई? ये हो गया। अच्छा, बात समझना, हमने कहा कि सही, अब जो असर्शन वाइज चलते हैं, असर्शन वाइज चलते हैं। मैंने पिछली बार भी ये किया था, जब पेपर करीब आ गया था ना, मैं व्हाट्सएप पे ऐसे सवाल पूछता था। मैं बोलता था बताओ ये रिस्क के अगेंस्ट में कौन सा कंट्रोल होना चाहिए, तो बच्चे बताते थे, फिर मुझे गलत भी बताते थे, सही भी बताते, बस सीख गए थे। ऐसा कहते हैं, मैं कहता आज तक सवाल नहीं आया ऐसा, पर क्या आ नहीं सकता? एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। आगे सुनो, फिर मैंने कहा असर्शन वाइज चलते हैं। क्या ये एक्यूरेसी की असर्शन है? बस दिमाग खुला रखो ना, तो एक्यूरेसी में भी सिर्फ प्राइस आई है, क्वांटिटी भी तो होती है, हाँ या नहीं? क्वांटिटी भी तो होती है ना। अच्छा, आप सुनना, हमने बोला कि भाई क्वांटिटी भी तो गलत होगी। देयर इज अ रिस्क दैट इनएप्रोप्रिएट क्वांटिटी माइट हैव बीन एंटर्ड इनटू द सिस्टम, इनकरेक्ट क्वांटिटी माइट हैव बीन एंटर्ड इनटू द सिस्टम। अच्छा, वाइल बुकिंग सेल्स या वाइल बुकिंग रेवेन्यू, तो उस पर कंट्रोल लगाया हुआ है। सुनना मेरी बात, उस पर कंट्रोल लगाया हुआ है कि जीडीएन जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली पिक होती है कहां से? जीडीएन से। तो क्या ये भी कंट्रोल है? क्या ये भी कंट्रोल है? ऐसा ही है। तो आप बोलेंगे कि सर वो भी तो, वहां भी तो रिस्क हो सकता है कि जीडीएन में क्वांटिटी गलत डली हो।
तो वो सेल्स ऑर्डर्स है। और नहीं, पर सेल्स ऑर्डर में ज़्यादा भी हो सकती है ना, GDN में क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम मेकर चेकर प्रिंसिपल लगा सकते हैं। मेकर चेकर प्रिंसिपल क्या था कि जो एंट्री बना रहा है वो अलग और जो अप्रूव कर रहा है वो अलग। तो दिस इज हाउ यू प्लेस कंट्रोल्स ओवर साइकिल। तो ये IT कंट्रोल्स हो गए हमारे, पहले तो बात समझ आती है। और अगर सेल्स ऑर्डर है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सिस्टम लाइव कर दूं और मैं क्लाइंट को बोलूं यू नीड टू इनपुट डिटेल्स ओवर हेयर कि जितना ऑर्डर तुम्हें करना है, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं? नहीं। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं जो आप लगा सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अब एप्लीकेशन कंट्रोल। आपको पता है ना कोई भी एप्लीकेशन कैसे चलती है, पहले उसमें क्या होता है, इनपुट। क्या होता है? वेरी गुड। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद और फिर वो कहाँ जाके जमा होता है? डेटा में जाके जमा होता है। ऐसा ही है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या मुझे इनपुट के ऊपर कंट्रोल लगाने चाहिए? हाँ या नहीं? खुद सोचो यार। इनपुट के ऊपर कंट्रोल लगाऊंगा, पहले बातें कर लेते हैं फिर इस पे चलेंगे। इनपुट के ऊपर अगर कंट्रोल लगाऊंगा तो पहले तो मैं ये मेक श्योर कर लूँ कि इनपुट करते हुए वो बंदा इनपुट करे जिसके पास अथॉरिटी है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल्स। ऐसा ही है। अच्छा, अब अली हसन का एक सवाल है, उसने बेचारे 3 बार लिखा है, मैंने अभी देखा। सर जैसे सेल मास्टर फाइल को सिर्फ एक IT का हेड ही कर सकता है तो जनरल कंट्रोल, लेकिन विद इन सेल्स मास्टर फाइल क्रेडिट लिमिट सेट हुई वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसा ही अली हसन। आगे सुनना फोकस के साथ। हमने कहा एक तो हो गया इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल, क्या इनपुट वैलिडेशन भी हो सकता है? हाँ या नहीं? तो ऑथराइजेशन में और वैलिडेशन में फ़र्क है, क्योंकि इनपुट के ऊपर है ना। तो इनपुट स्टेज के ऊपर आप ज़रा देख लें कि इनपुट के ऊपर क्या हो सकता है। ओके, तो हमने कहा भाई पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल नहीं दी थी कि मोबाइल पर पासवर्ड लगा दिया तो जनरल कंट्रोल और ऐप पे लगा दिया तो एप्लीकेशन कंट्रोल। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और मास्टर डेटा। क्या आपका डेटा भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए? पक्की बात है। चलें जी, 4 फेसेस होंगे। हमने कहा एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस ये आपको बताने की नीड नहीं थी मुझे, पर ऐसे ही जब बनी हुई है तो ये IT सिस्टम फॉर पेरोल। मैनेजर ने आज एंटर करे, ये क्या है? इनपुट। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा सैलरी एंड सारी डिडक्शन वगैरह, ये प्रोसेसिंग हुई। आउटपुट क्या आएगा? पे स्लिप। पे स्लिप आएगी और ये क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय का नेम, सैलरी रेट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी आई ना कल, तो मेरी सैलरी जब आई कल तो वो उसकी मुझे पे स्लिप भी आती है। दैट पे स्लिप इज व्हाट? डेटा। ये जमा होता रहेगा एक जगह, क्या होता रहेगा? स्टोर होता रहेगा। दिस कॉल्ड मास्टर डेटा। पर वो प्रोसेस होने के बाद होता है, आउटपुट के बाद होता है। क्लैरिटी है? तो आपने इनपुट पे भी कंट्रोल रखना है, प्रोसेसिंग पे भी रखना है कि प्रोसेसिंग सही हो, पर आउटपुट है तो आउटपुट किसी और बंदे के हाथ में नहीं लगना चाहिए, सही बंदे के हाथ में जाना चाहिए। और आखिरी में क्या होगा? डेटा। उसको भी आपने प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि कल को FB आ रहा है, बोले भाई मुझे ऑडिट कराओ सैलरीज का, क्या आपने एक्सपेंसेस अंडर या ओवर स्टेट तो नहीं किया भाई टैक्स की सेविंग के लिए? तो क्या वो डेटा मौजूद होना चाहिए? क्योंकि कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने डेटा को प्रिजर्व करना होता है। ऐसे ही ना, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। बात क्लियर है? चलिए जी, अब ओके आगे। हमने कहा सर इसको यूं ब्रेक करते हैं और एक एक करके हम देखते हैं। आ जाए जी। इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल, अभी आप लोगों ने बताया था। अच्छा, इनपुट ऑथराइजेशन के अंदर क्या हम लॉगिन रिक्वायरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर फॉर अप्रूवल और बारकोड डाल सकते हैं? अच्छा, बारकोड क्या है, जरा इस बात को समझते हैं। आपने जब भी इम्तियाज वगैरह से शॉपिंग की होगी तो वो जब भी आप लेके जाते हैं कुछ भी गुड्स, तो वो स्कैनर रखता है और वो बारकोड रीड करता है। क्या उस बारकोड रीडर के बगैर आपकी इनवॉइस जनरेट हो सकती है? नहीं। तो ये क्या हो गया? इनपुट ऑथराइज, यानी उसको राइट ही नहीं दिया इनपुट करने का, वो जब बारकोड आएगा तब सामने आएगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही है। दूसरी चीज, सेम कंट्रोल यू कैन प्लेस इन योर वेयर हाउस। सेम कंट्रोल यू कैन प्लेस इन योर वेयर हाउस। अच्छा, वेयर हाउस से जब माल बाहर जा रहा है तो आप उसको बोलो ना, आपको इख्तियार ही नहीं है एंटर करने का, बारकोड लगे हुए, जब तक वो बारकोड वहां पे नहीं लगेगा जब तक वो क्वांटिटी
नहीं आएगी, क्योंकि जब गोडाउन के चौकीदार के पास जब वो माल जाएगा तो वो GDN देखेगा, और GDN के ऊपर जो क्वांटिटी आ रही है वो बारकोड से पिक होके आ रही होगी, ऐसा ही है ना। और जो वहां पे गिनेगा उसमें फर्क हुआ तो वो माल बाहर नहीं जाने का। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि GDN बनाने वाला अलग और काउंट करने वाला अलग है। सही है जी? नहीं, वो इनपुट वैलिडेशन नहीं है ना, वो इनपुट ऑथराइजेशन है। वैलिडेशन पे आते हैं, सुनिएगा। हमने कहा रेंज टेस्ट, क्या बात समझ आती है? अपर और लोअर, वेरी गुड। सीक्वेंस टेस्ट, प्री नंबर्ड, ऐसा ही है ना कि भाई प्री नंबर्ड होना चाहिए GDN, तो सीक्वेंस टेस्ट लगा दो आप। आगे इसके बाद बैच टोटल। अच्छा, बैच टोटल का मतलब क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज जो है ना ये भी फीचर लगाती हैं कि भाई मैनेजर्स की सैलरी है उसका टोटल, क्योंकि एक अंदाज़ा होता है ना CFO CEO को कि हमने जो मैनेजर्स रखे हुए हैं उसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं है, तो एक कंट्रोल लगा दिया आपने कि मैनेजर्स की सैलरी का टोटल सिस्टम में अलग से दिखेगा, सिस्टम में, ताकि वो रिव्यू हो सके, ताकि वो रिव्यू हो सके। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप ओवरऑल बेसिस पे देख लेते हो, एक मैनेजर पे तो आपने कंट्रोल लगा दिया, तो आप ये भी तो देखते हैं ना कि यार ओवरऑल मैनेजर्स की सैलरी इस स्लैब से कभी ऊपर हो ही नहीं सकती, तो आज कैसे हो गई? तो इसको हम क्या कहते हैं? बैच टोटल, यानी एक बैच का टोटल। अब यू कैन प्लेस दिस इन वेयर हाउस एज वेल। कैसे? स्माइल इंडस्ट्रीज है, स्माइल इंडस्ट्रीज ने क्या किया? स्माइल इंडस्ट्रीज ने बोला भाई अगर कोकोमो के पैकेट्स में जा रहे हैं तो एक काम ये होगा, जितने बारकोड लगाएगा ना वो, तो कोकोमो का सारा का टोटल एक जगह आ जाएगा। इसकी असेसमेंट के लिए कि कोकोमो के जितने भी पैकेट्स बिके उसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो टोटल में आपके पास आ जाएगा। ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्या है? कंट्रोल है, कि आपको एक बैच का टोटल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी कंपनी में क्लर्क रखे हुए हैं, तो क्या कभी किसी क्लर्क की सैलरी 30-40 हज़ार से ऊपर हो सकती है? नहीं, ये तो हायर साइड बता रहा हूँ मैं। तो 30-40 हज़ार से ऊपर नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं भाई इतने क्लर्क हैं तो उसका बैच का टोटल आ गया। बात समझ आ रही है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि भाई हमारे पास एक बैच टोटल का कंट्रोल का अवेलेबल है, जिसपे आप एक बैच का टोटल देखते हो, बोलते हैं कि भाई इस बैच में ये टोटल आ रहा है। बात क्लियर है? आगे लिमिट टेस्ट बताओ क्या होता है? इससे एक्सीड नहीं करे। आगे अच्छा, एग्जिस्टेंस टेस्ट, इसका मैं तुम्हें बताता हूं कंट्रोल क्या है। नहीं, पर कैसे? कंट्रोल की एग्जांपल होनी चाहिए ना। हाँ, ये बात, ये चीज ये चाहिए, इन्वेंट्री से चेक करेगा। फॉर एग्जांपल आपने समझना, ये वाला कंट्रोल वहीं लगा दो, बिल्कुल सही एग्जांपल दी इसने। आपके पास कोई आया बंदा, उसने बोला भाई मुझे ये माल इतनी क्वांटिटी चाहिए, उसने जैसे सिस्टम में एंटर किया उसने बोला कि भाई ये तो बैलेंस ही नहीं है हमारे पास। ये होता है एग्जिस्टेंस टेस्ट, कि वो आपको एप्रोप्रिएटली टाइमली अपडेट करके देगा कि क्या ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो क्या ये आप सेल सिस्टम में लगा सकते हैं, इवन परचेज सिस्टम में भी लगा सकते हैं एग्जिस्टेंस टेस्ट, कि क्या वो परचेज सिस्टम में आपके पास अगर इन्वेंट्री नहीं है तो ही रीऑर्डर लेवल सेट होगा। ऐसा है? चलें जी आगे। फिर आ गया चेक डिजिट, इसकी कोई एग्जांपल दे, सोच के बताओ। एक ये हो गया, कोई चीज 1000 की है तो उसके ऊपर जो डिजिट्स होंगे वो 4 होंगे। आगे इसके अलावा नहीं, हम यूं भी कर सकते हैं इसको, तो इस एंगल से भी देखते हैं। मैंने आपको इसकी याद करो एक एग्जांपल दी थी। इसकी एग्जांपल ये दी थी मैंने कि जब आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे होते हैं तो आपको क्या बोलता है कि भाई 13 हिंसों का आप जो अकाउंट नंबर है वो डायल करें या वो लिखें। तो क्या होता है वो चेक डिजिट, वो उसकी कंप्लीटनेस को चेक कर रहा होता है कि क्या डिजिट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। तो ये बात हो गई, इसमें क्लैरिटी है, पक्की बात है। वेरी गुड, अकाउंट नंबर हो गया। आगे चेक इनपुट एंड आउटपुट, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। हमने एक सिस्टम बनाया, प्लीज सुनना इस बात को। हमने एक सिस्टम बनाया, हमने कहा कि यार सही है यार, मैं अगर क्वांटिटी, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, मैंने कहा भाई कोकोमो के 10 पैकेट बनने चाहिए, तो मैंने 10 लिखा, तो आउटपुट भी कितना आना चाहिए? 10 का आना चाहिए, क्योंकि आपने जब ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया कि 10 प्लेस करूंगा तो 10 ही आएगा। इसकी बेसिक एग्जांपल आप स्कैनर में भी देखते हैं या प्रिंटर में भी देखते हैं। आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, आपसे वो पूछता है कितनी कॉपीज दूं, पूछता है, तो इनपुट वर्सेस आउटपुट, ये कंट्रोल लगना चाहिए।
इनपुट वर्सेस आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आउटपुट जो हो वो बिल्कुल सही है, उतना ही है जितना मैंने इनपुट किया हुआ है। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला जल्दी बताओ। ये एप्लीकेशन में इनपुट पे कंट्रोल्स हैं, क्या आपने इनपुट करना है तो ये कंट्रोल लगा तो आपका इनपुट ऑथराइज भी होगा और वैलिडेट भी होगा। अब आ जाओ प्रोसेसिंग पे। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, बिस्मा कह रही है एनडीडी में कहाँ लगता है? अभी तो बताया आपको मैंने, अभी तो बताया मैंने आपको कि एनडीडी में ऐसे लग सकता है ना कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने कहा कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो क्या ये इतनी क्वांटिटी तभी लगाएगा ना जब आपने इनपुट वर्सेस आउटपुट चेक किया हुआ होगा। बिस्मा क्लियर है? ऐसे हो गया। अब आगे सुनना, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, इसका क्या मतलब है भाई? एक्सेप्शन रिपोर्ट टाइप है ये। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट का मतलब ये एक्सेप्शन रिपोर्ट टाइप, यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई मतलब एक एक्सेप्शन रिपोर्ट तो लगे, पर ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपने कोई एरर किया तो वो प्रॉम्प्टली आपको सामने बता देगा कि भाईजान ये एरर किया आपने। एग्जांपल, आपने वेरी गुड, जैसे जो लिमिट एक्सीड करें तो पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि यू एक्सीडेड योर लिमिट। अब एटीएम में भी जब पैसे निकालने जाते हैं ना, तो अगर एक लिमिट होती है एटीएम की 20,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, उससे ऊपर जाते हैं तो क्या लिख देता है? यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट ऑफ विड्रॉल। तो ये ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट है। मैनुअल रिव्यू, प्रोसेसिंग में आप मैनुअल रिव्यू भी कर सकते हैं ना कि भाई जब मैंने आपको कहा कि सैलरी का, पेरोल का पूरा वो रिकैलकुलेट हुआ है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? मैनुअली चेक कर लेंगे क्या उसका सेंस बनता है या नहीं बनता। आगे एक्सेप्शन रिपोर्ट। अच्छा, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट तो उस वक्त ही आपके सामने आती है ना, एक्सेप्शन रिपोर्ट ईमेल जाती है होने के बाद। अच्छा जी, हमने कहा चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर, दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। सुनना, चेक पॉइंट और रिकवरी प्रोसीजर का मतलब ये है कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कोई एक्सेल यूज करता है? रविश यूज करते हैं? कोई एक्सेल वाला है यहाँ पे बच्चे जो एक्सेल यूज करता हो? यस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, लाइट गई या सिस्टम की बैटरी खत्म हुई, डेटा खत्म, आपने सेव ही नहीं किया था। फर्म में तो ऐसा होता है कि भाई पता नहीं हम कितनी कोई 20-20, 30 शीटों पे काम कर रहे होते हैं जिसमें हज़ारों रोज होती हैं। अब वो गया डेटा तो बच्चे की तो ज़िंदगी तबाह हो गई, क्यों फिर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना एफिशिएंटली काम चल रहा होता है फर्म में, टाइम कम होता है हमारे पास। तो उसके लिए हमने एक तरीका कार किया है कि एक्सेल में एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली सेव बाय रेगुलर इंटरवल्स, तो हर 5 मिनट पे किया हुआ है। तो या तो आप बच्चे को बोल दो कंट्रोल एस करता रहे हर 5, मेरी तो आदत है मैं तो करता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ, तो खुद ब खुद क्या होता है सेव। तो चेक पॉइंट एंड रिकवरी का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे आके वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेव हो जाएगा, उसका बैकअप बनता रहेगा ताकि आपका जो प्रोसेसिंग है वो सही हो। बात समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, कि भाई एक वक्त पे आके आपका जितना डेटा प्रोसेस हो चुका है वो हो चुका है, उसका बैकअप बन जाए। बात सीधी सी इतनी है। अब बैकअप जो बनेगा वो डेटा में बनेगा, फिर उस पर भी कंट्रोल्स लगाएंगे कि डेटा चोरी ना हो। आगे जी, हमने कहा आउटपुट, ये बड़ा आसान है। क्या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए आउटपुट पे? क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है तो हर किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं, क्लाइंट हमें जो फाइल भेजता है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी के, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। वो क्या होते हैं? एग्जाम्पल है, अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मुझे फाइल भेजी, अब जाहिर सी बात है उसमें ईपीएस आ रही होती है, एंड दैट इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। जब पासवर्ड लग के आता है उसके ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि भाई उससे पूछते हैं कि भाई पासवर्ड तो बता दे, वो पासवर्ड बताता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर लॉग इन करते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि इनपुट ऑथराइजेशन क्या हो गई, इनपुट। पर यहां पे इनपुट ऑथराइजेशन इसलिए कि मैं आउटपुट देखने के लिए, वो तो प्रोसेस होकर मेरे पास आ चुका है, अब मैं आउटपुट देखने के लिए क्या पास करूंगा, पासवर्ड। तो वो क्या कह दिया कि भाई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए आउटपुट पे, हर किसी को नहीं होना चाहिए। इवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इज द मोस्ट, यू कैन से कि भाई कॉन्फिडेंशियल थिंग होती है, आप किसी से अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो सैलरी स्लिप्स होती है ना, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिस्टम ऑटोमेटिकली हर किसी को ईमेल कर देता है। बात क्लियर है? बैंक स्टेटमेंट भी होता है, बिल्कुल, आप कभी बैंक स्टेटमेंट मंगवाए वो भी आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भेजेगा, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको वो विजिबल होगी। वेरी गुड। आगे लॉग्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कोई मतलब समझा है?
लॉग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी सोच के, वेरी गुड, जिस जिसको डिस्ट्रीब्यूशन की है उसका क्या बनना चाहिए, एंड वाई दिस इज मैंडेटरी, वेरी गुड, ताकि पता लगे कि जहां जहां ये इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट हुई है तो लीक कहां से हो सकती है, ऐसा ही है। चलें जी, हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे, चेक विजुअली फॉर रीजनेबलनेस, कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई जब आपका आउटपुट आया ना वो अंडरस्टैंडेबल हो, विजिबल हो, सही तरीके से समझ आने वाला हो। अब एक ऐसे ही वर्किंग हुई हुई है, समझने की बात है, हम तो ये एक स्टैंडर्ड के तहत कंट्रोल्स लगाते हैं ना। मैंने कहा भाई एक प्रिंटर है, मैंने उसकी प्रिंट दे दिया, अब प्रिंट में इंक ही खत्म है, कुछ दिख ही नहीं रहा, लाइट हुआ हुआ है, और अगर हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है कि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है, तो क्या वो आउटपुट कहलाएगा? नहीं। तो आपने फॉर एग्जांपल सैलरी का डेटा प्रोसेस किया, आपने कहा उसमें वेज रेट वगैरह सब आ रहा है, वो वेज रेट वगैरह सब आ रहा है, सही है जी, आपने कहा उसका टोटल आंसर भी आ रहा है, पर जब उसका आउटपुट दिया तो पहले टोटल सैलरी आ रही है, फिर रेट आ रहा है, फिर वेज आ रहा है, फिर टैक्स डिडक्शन आ रही है, तो प्लस माइनस करके क्या चेक करूंगा किसमें से क्या माइनस करूँ? तो वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, विजुअली प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आइदर इन द प्रिंटेबल फॉर्म, आइदर इन द नॉर्मल आउटपुट फॉर्म, वो आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो ये भी क्या लगा दिया एक आउटपुट पे कंट्रोल, कि आउटपुट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। क्लैरिटी है? अच्छा, सवील ने एक अच्छा सवाल पूछा है, ये जो लॉग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है डिटेक्टिव? डिटेक्टिव, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पे एक और गेम खेल लेते हैं ना, ये भी बता दो, ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू आउटपुट है ये क्या है? प्रिवेंटिव डिटेक्टिव? प्रिवेंटिव, वेरी गुड यार। चलो, चेक विजुअलिटी फॉर रीजनेबलनेस, प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव? तीसरा वाला डिटेक्टिव, क्योंकि विजुअली देखूंगा तो समझ आएगा ना, चेक कर रहा हूं उसको। तो देखो, यू कैन क्लासिफाई इजीली इनटू प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। आगे चलो तुमसे पूछता हूं, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट डिटेक्टिव, आपको पता लगा कि भाई डिटेक्ट हुआ है ना, ओके। आगे एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये तो वहां पे भी देखा हुआ है। चलिए जी, अच्छा ये जो आपके पास है लॉगिन रिक्वायरमेंट्स, प्रिवेंटिव, गुड। अच्छा, एग्जिस्टेंस टेस्ट, डिटेक्टिव। अच्छा, क्योंकि ये वैसे डिटेक्टिव है, रीजन बीइंग क्योंकि आप चेक करके बता रहा है कि भाई डिटेक्ट किया कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर इसको इस जुमले में देखो कि आपने क्वांटिटी सेल करना चाहिए और उसने आपको प्रिवेंट कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा? प्रिवेंटिव में। तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट द कंट्रोल्स। क्लियर है? चलें जी आगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंटिंग, मतलब आप एचबीएल में जब मैं था ना तो प्रिंटर का एक्सेस ही नहीं था, मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि आप किसी क्लाइंट की, किसी कस्टमर की आप बैंक स्टेटमेंट निकाल के उसको मतलब बिला वजह पब्लिक करें तो वो तो गलत बात है ना। तो प्रिंटिंग के ऊपर क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। यानी आपका बस फर्क इसमें है क्या कि आपका जो भी आउटपुट है ना दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, वो कहीं लीक होना नहीं चाहिए। ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हुआ ये कि किसी बंदे के पास फाइनेंशियल आए, उसने बोला ईमेल भेजूंगा तो पकड़ में आ जाऊंगा, वो तो सिस्टम में लॉग बन जाएगा ना कि ईमेल भेजी है, इसको भेजी है। प्रिंट किया अगर तो वो तो किसी को भी दे सकता हूँ ना। ऐसे तो आप कह सकते तस्वीर खींच के भी दे सकते हैं, ईपीएस की बता भी सकता हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट तो अपने हिसाब से कंट्रोल लगाएगा ना, क्लाइंट तो अपने हिसाब से कंट्रोल लगाएगा। तो वही बातें हैं कि भाई आपके आउटपुट के ऊपर ये कंट्रोल होने चाहिए। एंटिटी बन के सोचें आप, क्योंकि कंट्रोल लगा कौन रहा है? एंटिटी। अच्छा, एक्सेप्शन रिपोर्ट प्रिवेंटिव नहीं होगा, बिस्मा कह रही है, क्योंकि अब मूसा ने इसके जवाब दिया, इट इज जनरेटेड आफ्टर द एरर सो इट इज इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग। क्या सही कह रहे हैं मूसा? वो कह रहे हैं कि भाई वो प्रिवेंटिव तो हो ही नहीं सकती ना एक्सेप्शन रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो तो होने के बाद पता लगता है। अच्छा, जो आपके सिस्टम लॉग्स होते हैं, सिस्टम लॉग, वो भी डिटेक्टिव है, क्योंकि वो भी होने के बाद आप रिव्यू कर रहे होते हैं उसको। चलें जी आगे। हमने कहा एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। आउटपुट पे मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ईमेल करते हैं ना किसी को या कोई भी डेटा भेजते हैं, तो आजकल तो आउटलुक में एक ऐसा फीचर आया है कि वो ऑन कर देता है, अपने जो सेंडर होता है ना वो खुद उस पर क्लिक कर देता है। वो बोलता है जैसे ही कोई ईमेल खोले ना तो उसका मुझे मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाए कि उसने ये ईमेल देख ली है। ये इसलिए होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अप्रोप्रिएटली और टाइमली डिलीवर हो जाए।
तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन, आइदर इन द फॉर्म कि वो खुद मुझे बता दे कि मुझे ये मिल चुकी है। आगे हमने कहा ई रिपोर्ट शुड बी, ये तो अभी बता दिया ना मैंने कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए ताकि उसका अनऑथराइज यूज ना हो पाए। तो ये कंट्रोल्स इसके ऊपर हो गए, यानी इन एनी केस एंटिटी वांट्स टू प्रिजर्व इट्स डेटा, बस बात ये है। आगे हमने कहा मास्टर डेटा क्या रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द सेंस कि अगर वो रेगुलरली अपडेट ना हो, नहीं आप ये कहेंगे, आप क्या कह रहे थे, नहीं ये वो वाला नहीं है, रेगुलर अपडेट वाला नहीं है, ये रेगुलर अपडेट वाला नहीं है, नहीं गलत। इसको यूं समझो कि अगर एक एग्जांपल देता हूं, तुम यूं समझो कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक है, अगर वो अपना रेगुलरली डेटा अपडेट ना करे, सही है, मैंने एक ब्रांच से लोन लिया, मैं निकल गया, फिर आई चुनरी का रोड ब्रांच पे आ गया, मैंने वहाँ से भी लोन लिया, जब एक महीने बाद ये कंसोलिडेट करने बैठे तो उसने बोला भाई एक ही बंदे ने कोई मिलियनों रुपीस का लोन ले लिया, एक ही प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा के, कैसे पता लगेगा? ये सिस्टम अपडेट नहीं था। तो तभी तो बैंक्स जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम यूज़ करते हैं कि यू गो एनीवेयर एंड यू विल बी डिटेक्टेड कि भाई इस बंदे ने, इस एनआईसी वाले ने ये लोन लिया हुआ है, इसकी ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है, चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है उसके ऊपर। तो ये बात तब काम आती है, बात समझ आ रही है? तो अगर हम ये कहें कि भाई अगर रेगुलर डेटा अपडेट, इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, ये इन्वेंट्री वेयरहाउस में भी तुम यूज़ कर सकते हो। कैसे पता है? तुम अगर रेगुलरली अपनी इन्वेंट्री को अपडेट नहीं करोगे ना, वेरी गुड, तो तुम ये बोलोगे कि भाई मतलब यू विल फेल टू कंप्लाई विद योर कमिटमेंट। तो आप बोलोगे हाँ भाई मेरे पास अवेलेबल है, जबकि अवेलेबल नहीं होगा, तो डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर यहाँ से आ जाएगी। तो इट्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई कहाँ लगा सकते, तो स्टॉक आउट हो जाएगा वो। तो वो रेगुलर अपडेट होना चाहिए, बात क्लियर है? तो ऑटोमेटिक भी है तो रेगुलर अपडेट होगा, तो ये कंट्रोल है डेटा के ऊपर। एक मिनट रुकना भाई, अच्छा जी आगे हमने कहा एक्सेस राइट्स। हाँ जी, मास्टर फाइल का हर किसी के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है, अदरवाइज जो पे इतने पीछे कंट्रोल लगाए थे आउटपुट वगैरह पे, तो वो तो सारे यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे। सही है? आगे मैनेजमेंट रिव्यू, वो कहता है मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करे कि इसमें कहीं अनोमलीज तो नहीं है, तो वो भी मैनेजमेंट का रिव्यू। जैसे मैनेजमेंट का रिव्यू कहीं और भी था प्रोसेसिंग के ऊपर, अब जो रिव्यू हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है कि भाई डेटा सही प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा, तो दोनों में फर्क है, वहां पे भी रिव्यू है, यहां पे भी रिव्यू है। आगे हमने कहा रिकॉर्ड काउंट एंड कंपेयर विद द प्रीवियस रिकॉर्ड, यानी पहले हम कह रहे थे, एग्जांपल देता हूं इसकी, पहले हम कहते थे कि भाई अगर एक पेरोल का डेटा है और पेरोल का डेटा सेव हो रहा है, तो पहले पेरोल हमारा महाना 6-6 मिलियन हुआ करता था, अब अचानक से 4 मिलियन हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड काउंट एंड कंपेयर विद प्रीवियस रिकॉर्ड टेक्निकली ये कह रहा है कि मैनेजमेंट अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे ताकि एक्यूरेसी का पता लगे कोई फाइल मिस तो नहीं है या कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, हालांकि ऊपर रिव्यू किया था। पर यहां पे भी, अब फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, साल में 12 महीने, तो पेरोल की कितने महीने की फाइल होनी चाहिए? 12 महीनों की। अब रिकॉर्ड काउंट किया तो उसमें 11 है, तो एक गायब है। तो आप रिकॉर्ड काउंटिंग कर लेना एक सेंस चेक चलाने के लिए, तो मैनेजमेंट रिव्यू करने के साथ साथ रिकॉर्ड काउंट भी चेक कर ले और कंपेयर कर ले पिछले सालों से कि होता क्या है। बात समझ आती है? अच्छा, साल में एक बोनस दिया जाता है, तो एक बोनस की फाइल होनी चाहिए, इस साल नहीं थी, तो मसला है कि भाई बोनस देते हैं तो क्यों नहीं है, उसकी कैलकुलेशंस क्या है, तो वो प्रिजर्व होनी चाहिए ना फाइल हमारे पास। तो ये तरीके से। अच्छा खैर, ये सारे कंट्रोल्स को अगर देखो तो ये किस पे लगे हुए हैं? एप्लीकेशन पे। तो अगर हम वैसे ही लमसम बात करें तो हर एक एप्लीकेशन पे क्या जनरल कंट्रोल्स होंगे? जनरल कंट्रोल्स को बाईपास करके किस पे आएंगे? और फिर एप्लीकेशन पे इनपुट पे भी होंगे, प्रोसेसिंग पे भी होंगे, आउटपुट पे भी होंगे और डेटा पे भी होंगे, ताकि आपने ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करनी है। अच्छा, आप अगर याद करो जो मैंने आईटी सिस्टम शुरू किया था, आपने कहा था आईटी सिस्टम इज इक्वल्स टू हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर डेटा। तो हार्डवेयर पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दी है, सॉफ्टवेयर पे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दी है, और डेटा पे भी। ये सारी चीज़ें प्रिजर्व हो गई। अब रह गया कि अगर मैं डेटा ट्रांसफ़र करूंगा तो उस पर क्या कंट्रोल होंगे, ऐसा ही है ना। तो हमने कहा अगर मैं ये वापस ले आऊं, ये देखो ये रहा, क्या बचता है, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो इस पे चलते हैं, ये भी कर ही लेते हैं ताकि ये एंटिटी वाला साइड खत्म हो जाए। बहुत आसान है, मैं पहले बात कर लेता हूं उसकी। नहीं बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, खत्म हो जाएगा ये, प्रॉमिस। खाली बातों बातों में भी करा देता हूं, सुनना, फिर मैं इसको दिखाता हूं, पहले सिखा देता हूं। अच्छा, जब आप प्लीज सुनना, जब आप किसी को डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आपका बेसिक रिस्क होता है कि वो हैक हो जाएगा या गलत हाथों में चला जाएगा, ऐसा ही है ना। अभी तक देखते हैं, हमने कहा हम आजकल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी वाया ईमेल्स, वाया यूएसबी, यही कर रहे होते हैं ना अभी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अच्छा भाई, हमने बोला ईडीआई से पहले हम कबूतर को कहते थे बाबू जाओ ये दे आओ, सही है, वो कबूतर भी हो सकता था और इलाके का बच्चा भी हो सकता था, समझ सकते हो तुम लोग। ईडीआई के बाद ईमेल, फोन कॉल्स, ये सारी चीजें हो गई, सही है जी। आगे हमने कहा अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की एग्जांपल देखूं तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी बाहर बंदे को ईमेल कर रहा हूं तो वो एक्सटर्नल हो गया। अगर आपस में कोई डेटा इंटरचेंज कर रहा हूं, अपनी टीम को बोल रहा हूं भाई ये लो और इस पे काम करो, तो वो। पर क्या ये बात आप मानते हो कि इंटरनली भी अगर एक फाइनेंस का बंदा है, उसने गलती से ईमेल भेज दी किसको, नॉन फाइनेंस बंदे को, जैसे लेट से एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एडमिन का बंदा है, तो क्या उसके पास फाइनेंस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि सीक्रेसी तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए ना, क्योंकि फाइनेंस वाले अपने प्लान्स बना रहे होते हैं, बजट बनाने होते हैं। एक और एग्जांपल, एडमिन वाले को आपने बता दिया कि हम प्रॉफिटेबिलिटी क्या अचीव करने वाले, ईपीएस क्या, तो क्या वो रिश्तेदार को बोल के अपनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन को यूज करके बाइंग कर सकता है शेयर्स की? यस। तो ये भी आपने ख्याल रखना होता है कि इंटरनल डेटा भी किसी और के हाथ ना लगे, नहीं ट्रांसमिशन भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, अगर कोई मैसेज किसी और तक पहुंचाना हो तो लिख के भेजा या तो पीएन को बोल दिया। अब वो काम कैसे होता है? ईमेल्स के जरिए। यानी पहले क्या होता था, मैं 2015 की बात बताता हूँ, सिविल एविएशन में क्या होता था। सिविल एविएशन का मैं ऑडिट कर रहा था और हम ये बोलते थे उसको कि भाईजान आपका वो जो डीजी बैठा हुआ है ना, उसको बोलो कि हमें बताए कि डेटा क्या है। वो बोलता भाई पहले उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई गवर्नमेंट इदारा है। मैंने कहा करो रिक्वेस्ट। सुनना, उसने रिक्वेस्ट की, पहले उसने वो टाइप राइटर खोला, टक 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 टाइप करने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? बोला रिक्वेस्ट टाइप करता हूँ। मैंने कहा अच्छा कर। फिर टक 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 करने लग गया, वो करके प्रिंट निकला। बोला ये लेके जाके उसको दे दें। मैं तो जूनियर था उस वक्त। मैंने कहा जी सर मैं दे गया। मैंने उसको दिया, उसने कागज़ का पन्ना पढ़ा, फिर उसने रिप्लाई किया, फिर उसने भी टाइप राइटर ने कहा टक 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 फिर बनाया। उसने बोला भाई इसमें यही इन्फॉर्मेशन मुझे वापस और रिक्वेस्ट करें। फिर मैं लेके गया, जाहिर बात है घुमा दें, मतलब बच्चा था मैं, जाहिर बात है वो घुमा दें, मैं भी घूम रहा था, गया वहाँ पे। हाँ, अब वो गया, उसने फिर टाइपिंग की, उसने बोला ये इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा सर अब तो सब लिख दिया ना, प्लीज़ अब कर लें। फिर उसने क्या कि एक फ़ाइल निकाली, उस पर से मिट्टी हटाई, बोला ये ले कर ले। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है ये? बोला भाई यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, सॉफ्ट में तो कोई भी चीज़ नहीं है, एक्सेल वैक्सेल पे कुछ भी नहीं है, यही थक दें, यही वेरीफाई कर। अच्छा मेरा मकसद क्या था वहाँ पे, मुझे लैंड और बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी में अलग करना था। तो मुझे चाहिए ये था कि मुझे मैपिंग चाहिए थी कि कौन सा एरिया लीज आउट हुआ है, कौन सा खाली है, और कौन से भाई खुद ऑक्यूपाई हुए हैं। तो खुद ऑक्यूपाई हुए पे तो ओनर ऑक्यूपाइड हो गया, खाली है तो आइडल हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मुझे एकर्स चाहिए थे जिसके बेस पे मैं क्या करता, बाइफरकेट करता। तो मैंने वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। खैर जब मैं गया तो उसने नक्शे दे दिए। उसने बोला इस नक्शे पे, तो पुराने ज़माने के ना ब्राउन पेपर पे, इस नक्शे पे ये आओ। मैंने कहा भाई इसको बता तो सही, बोला तो मैं घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद देख लूँगा, आप नहीं लेके जाएँ। फिर हम गए, हमने देखा भाई पीआईए के इतने ऑफिस आप जाएंगे ना सिविल एविएशन की साइड पर, पीआईए के बहुत सारे ऑफिस होंगे, वो सारे पीआईए के रेंटेड हैं, जो कि किससे लिए मैं, सिविल एविएशन से। तो मैं सिविल एविएशन का ऑडिटर था मैं। खैर तो समझने की बात यह है कि जब वहाँ पे इतनी चीज़ें होती थी तो पहले कैसे कम्युनिकेशन होती थी, कागज़ों पे। अब वही कम्युनिकेशन कैसे होती है, ईमेल्स पे। तो पहले जब कागज़ों पे हुआ करती थी ना, तो कागज़ के ऊपर एक
एनवलप लगाया जाता था, उस पर एक सील लगाई जाती थी जिसमें लिखा जाता था कॉन्फिडेंशियल, जिस पे क्या लिखा जाता था, और अगर वो ब्रेक हुई हुई होती थी तो उसका मतलब ये था कि इसको किसी ने ऑलरेडी खोल के चेक कर लिया, तो फिर वो सामने वाले की किसी काम की नहीं होती थी। अब उसी ईमेल को, अब जब जाहिर सी बात है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, तो क्या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे भी चेंज होने पे कंट्रोल्स होने चाहिए? इसको हम कहते हैं कंट्रोल्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। पहले बताओ बात समझ आती है? तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि पहले के कंट्रोल्स अलग थे, अब के कंट्रोल्स अलग हैं। आगे जी, हमने कहा जैसे गुड्स ऑर्डर करने सप्लायर को तो पहले हम खत लिखा करते थे, अब हम क्या करते हैं, कॉल या ईमेल। ऐसा ही है कि भाई ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप ज़रा। अच्छा, इवन अब तो आप सप्लायर को जब ऑर्डर कर रहे होते तो ईमेल भी नहीं करते हो, उसके पोर्टल पे जाते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हो और वो ऑटोमेटिकली उसका सेल्स ऑर्डर जनरेट हो जाता है। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है ना। आगे जी, हमने कहा आ जाए जी इस पे देखते हैं, इस पे रिस्क है, सही जी, गुड्डू भैया हैं इधर। सिक्योरिटी रिस्क है, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। सुनना, सिक्योरिटी रिस्क का क्या मतलब है जल्दी बताओ? किसी और के अनऑथराइज्ड बंदे के हाथ लग जाए, पहली चीज। अच्छा, दूसरा लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल। प्लीज फोकस होकर सुनना है, इसका एक मकसद समझना है। स्लाइड्स बेहतरीन है, थैंक यू जी। इधर सुनो। अच्छा, लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल का मतलब यह है कि जब आप, प्लीज सुनना, जब आप फिजिकली ये चीज़ें भेज रहे होते हैं ना, तो एक ट्रैकिंग हो रही होती है, सबूत इकट्ठे हो रहे होते हैं कि इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया। तो वही चीज़ अब जब सॉफ्ट फॉर्म में आ गई तो कहते हैं कि भाई ट्रेल बनाना बड़ा मुश्किल है। यानी पहले इनवॉइसेस हार्ड फॉर्म में आती थी, जब मैंने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया तो क्या वो पहले मुझे प्रिंट होके मिलता था? यस, कागज़ के पन्ने पे लिख के देता था। अब आप अगर ARTD को भी ऑब्जर्व करें ना, तो आप लोग अभी फॉर एग्जाम्पल बुक के लिए भी ऑर्डर करते हैं तो आप कोई पर्ची नहीं भरते, आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों को देखा है गूगल फॉर्म फिल करते, तो क्या वो गूगल फॉर्म भी एक ऑडिट ट्रेल है, सबूत है? ऑडिट ट्रेल इज बेसिकली सबूत। तो वो कह रहा है कि भाई जब ये न्यू टेक्नोलॉजी आई डेटा इंटरचेंज की, तो सबूत का इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हार्ड फॉर्म में कोई सबूत मौजूद, तो ये रिस्क हो गया। इसके लिए इसका कंट्रोल क्या होगा कि आप अब ऑडिट ट्रेल भी सॉफ्ट फॉर्म में बनाएं। आप ऑडिट ट्रेल भी, यानी अब मैं फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में सैप देखता हूं ना, मैं बोलता हूं सेल्स ऑर्डर कैसे जनरेट हुआ, उसने बोला भाई कोई यहाँ पे हार्ड फॉर्म में नहीं होता, बंदा आता है मेरे पोर्टल पे सबमिट करता है, सेल्स ऑर्डर जनरेट हो जाता है। मैंने कहा भाईजान सेल्स ऑर्डर जनरेट होता है कहाँ होता है, दिखाओ तो सही। बोल रहा है ट्रेल चाहिए मुझे। उसने बोला ट्रेल मिलेगी ना, आप सैप में जाएँ, वो देखिए सॉफ्ट फॉर्म में फिक्स हुआ हुआ है। मैंने कहा क्या तुम्हें इसको चेंज करने के राइट्स हैं? मैंने क्या पूछा, क्या तुम्हें इसको चेंज करने के राइट्स हैं? उसने बोला भाई जनरल कंट्रोल लगा हुआ है, एक्सेस मैनेजमेंट है, मुझे अनऑथराइज चेंज करने के राइट्स नहीं है। तो मैंने कहा मैं समझना चाह रहा हूँ उससे, मैंने कहा जो सेल्स ऑर्डर वो प्लेस इन करता है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है? क्या वो सेल्स ऑर्डर जो प्लेस करता है इसमें डॉक्यूमेंट्स डालता है, इंफॉर्मेशन डालता है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है? इलेक्ट्रॉनिकली वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि मुझे ये गुड्स चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, इसका भी तो सबूत होना चाहिए ना कि सेल्स ऑर्डर प्लेस हुआ था या नहीं हुआ था। क्या वो सबूत हार्ड फॉर्म में मौजूद है? नहीं। पर क्या वो सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद है? यस। तो कहने का मतलब है अगर ये रिस्क है ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी टू ऑफ यूजर्स टू ट्रेस ट्रांजैक्शन सो ऑल प्रोसेसिंग स्टेजेस। अब मैं उससे कह रहा हूँ, सुनना, अब मैं उससे कह रहा हूँ कि यार एक कम्युनिकेशन हुई है, सेल्स ऑर्डर वाले ने, सेल्स डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री वेयरहाउस डिपार्टमेंट को क्या भेजा होगा, सेल्स ऑर्डर, जिसके पेज पे क्या बनेगा, GDN। मैंने कहा भाईजान जो आपका GDN बना है, प्लीज सुनना, जो आपका GDN बना है वो क्या मैनुअली पंच करके बनाते हो बार कोड से? उसने बोला बार कोड से। तो मैंने कहा उसका कागज का पन्ना तो दिखा है, बोलता है भाई सब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। मैंने कहा इसका सबूत कहाँ है? उसने बोला ये रहा, GDN बना हुआ है। तो मैंने कहा ये हार्ड फॉर्म में नहीं है। बोला आज को प्रिंट दिया था ना हमने। मैंने वो तो लेके चला गया। मैंने कहा तुम्हारी कॉपी कहाँ है? बोली ये रही, सिस्टम में आ रही है। तो क्या सबूत है? तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ है तो आपके कंट्रोल्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आ रही है? तभी ये सिखा रहा हूं आपको, लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल हुआ था, बट इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि आप उसकी ट्रेल भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। क्या उसका हल आ गया? चलें जी आगे। यानी ये बताना पैसा कहाँ से आया, अब्बू ने कहाँ से कमाया, विरासत में आया, तो ये सारी चीज़ें पहले हम कागज़ के पन्ने पे करते थे ना, अब वो बैंक अकाउंट से ट्रेस हो जाती है ना, इस अकाउंट में आया, इस अकाउंट में आया। तो ये कौन सी ट्रेल है?
इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल। पहले बताओ बात क्लियर है? आगे जी, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर सिस्टम, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन। अच्छा, बात औकात ऐसा होता है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, हम कभी ईमेल्स भेजते हैं ना, या तुम कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके देखो, इस बात का भी जवाब दो मुझे, जो तुम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, मैंने इसके अकाउंट में पैसे भेजे, इसने उसके अकाउंट में पैसे भेजे, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, अब इस बात को तो खुल के समझते हैं, सुनना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, इंफॉर्मेशन। तो क्या इसके ऊपर इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल नहीं लगे हुए? तुम लोग बताओ कि जल्दी, क्या इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल नहीं लगे हुए? कैसे कैसे लगे हुए? जिसका पासवर्ड है वही डाल सकता है, पहली चीज। दूसरा, क्या इसके ऊपर डिजिट चेक नहीं लगा हुआ? हाँ, कैसे लगा हुआ डिजिट चेक? अकाउंट नंबर गलत डाला तो नहीं होगा? अच्छा, तुम लोग मुझे बताओगे यार, साथ साथ तुम लोगों को बता रहा हूं ना, ये तुम लोग मुझे बताओ जल्दी, वो जो है डिजिट चेक भी लगा हुआ है, मुझे बताओ क्या लिमिट चेक लगा हुआ है? एग्जिस्टेंस टेस्ट लगा हुआ है कि पैसे हैं या नहीं है? तो ये तो एप्लीकेशन कंट्रोल है, ये तो एप्लीकेशन कंट्रोल है भाई। एप्लीकेशन कंट्रोल अपनी जगह है, जनरल कंट्रोल अपनी जगह है, पर मैं कह रहा हूं ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, यहां से वहां इंफॉर्मेशन जाएगी, वो भी तो एक मीडियम है ना, उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। तो वो सिखा रहा हूं, यानी मैं आपको क्लैरिटी के साथ अलग करके बता रहा हूं, क्योंकि आई ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है ये है तीसरी बात में, कि जब आपकी कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो वहां पे सिस्टम के हैंग होने के चांसेस क्या होते हैं? यानी सिस्टम स्लो हो जाता है, लिंक डाउन हो जाता है। तो बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, आपने, मेरे साथ तो बहुत हुआ ऐसा, पे मतलब जाहिर सी बात है, पे थोड़े से ताल्लुकात है तो वो पैसे वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बाज़ औक़ात कभी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आई डोंट नो आप लोगों के साथ हुआ ही नहीं हुआ, पर लिंक डाउन होने के कभी 2 बार पैसे चले जाते हैं, यानी आपने क्लिक किया, एक बार गए, उस वक्त नहीं पता लगा, बाद में चले गए। ऐसा होता है ना भाई, मेरे साथ तो हुआ है। मैं एक बार मैं मतलब नाइकी की शॉपिंग करने गया था दुकान पे, मतलब जब थोड़ा अमीर हुआ था, जब थोड़ा सा मैं, तो मैंने ना मतलब शूज़ लेने थे मुझे, तो शूज़ के लिए मैंने पैसे पे किए। उस वक्त वो शूज़ था कोई 3000 रुपये का, सही है, सुनो, 3000 रुपये का, सुनना, हाँ चल ये कह ले, 3000 रुपये का शूज़ था। मैंने एक बार 3000 पे किए, सही जी। अच्छा, जब मैंने उसने कार्ड, अच्छा जब उसने कार्ड प्लेस इन किया ना अपनी POS मशीन पे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। तुम जल्दी बताओ, मज़ा आ जाएगा मुझे, मतलब एक पूरी मेहनत सफल हो जाएगी इस ड्राई सब्जेक्ट को आसान करने की। ये बता दो कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज POS वर्सेस माई कार्ड हो रहा था, क्या उस पर इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल थे? पासवर्ड था, लॉगिन कोड था, क्या उसके अंदर एग्जिस्टेंस टेस्ट मौजूद था? कैसे कि पैसे हैं या नहीं है, लिमिट चेक मौजूद था। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो सब मौजूद थे ना, वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। बट एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, इसके अंदर तुम मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी रिस्क है। वो कैसे है जुआ? इनपुट ऑथराइजेशन से, इनपुट ऑथराइजेशन से। क्या उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का रिस्क था? यस। कैसे कैटर हुआ? सॉफ्ट फॉर्म में मेरी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन आएगी, उसकी भी ट्रांजैक्शन आएगी, क्या ये ऑडिट ट्रेल बन गई? हाँ या नहीं? तीसरा, वो कह रहा है इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर से, लिंक डाउन था तो मेरे पैसे कितनी बार कट गए? 2 बार। तो क्या इसका हल नहीं है? यस, आप एक हाई अपग्रेडेड सिस्टम लगा दें, आप एक हाई अपग्रेडेड सिस्टम लगा दें, तो ये रिस्क क्या हो जाएगा? और आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ रिसीट भी निकलती है, रिसीट भी निकलती है, वो भी एक ऑडिट ट्रेल है। बात क्लियर है? पर एक मुझे एक बात बताएं, ये जो आपके मोबाइल पे मैसेज जाता है वो भी तो एक ऑडिट ट्रेल है ना, पर वो सॉफ्ट फॉर्म में, ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब, सिखाने का मतलब ये है कि तुम इसको इस तरीके से, इस आसान से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हो। बात क्लैरिटी है? आगे, पॉसिबल लॉस और करप्शन ऑफ डेटा। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसको कोई फाइल भेजें, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि हम जब फाइल भेजते हैं ना किसी यूज़र को, तो वो डेटा करप्ट हो जाता है उसके पास, डेटा तो वो जो डेटा करप्ट हो जाता है उसके ऊपर भी कंट्रोल्स हैं कि आप सही वर्जन की फाइल भेजें, सही वर्जन की फाइल भेज दें। अच्छा, अब इसके ऊपर जब ये रिस्क है तो क्या होना चाहिए? इसके ऊपर कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये कह रहे हैं हम देख लेंगे, वो नहीं उसको हरा देता है, तो बोलता है हम देख लेंगे। इधर
अली हसन कह रहे हैं सर गेम की फाइल सेव करप्ट हो जाती है कभी कभी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी आगे जल्दी इधर प्लीज तुम लोग बताना। कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इलेक्ट्रॉनिक वायरस। अगर आप वायरस प्रोटेक्शन सिस्टम लगाओगे क्या डेटा कभी भी करप्ट हो पाएगा? क्योंकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस, कोई वायरस ही नहीं आ पाएगा तो आपकी फाइल्स भी करप्ट। और अगर आपका डेटा लॉस हो गया तो क्या बैकअप अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली था। अब इसको यहाँ तक रखते हैं। पूरे 2 बजे हमारी पूरी 1 बजे क्लास खत्म हो रही है, सही है जी। कल प्रोबेबली इंशाल्लाह ये आखिरी क्लास होगी इसकी। फिर हम अच्छा 2 चीज़ें यहाँ तुमसे क्लियर कर लेता हूँ मैं। बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कंपनी जैक आप लाइव पढ़ाएं, वो मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। कंपनी जैक पढ़ाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसके ख़त्म होने के बाद। पर कल से आप मुझे अगर इजाज़त दें, कंट्रोल 2 का पॉइंट सर एक एथिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मुझसे वैसे मैसेज पे पूछ लें। इधर सुनना जानी प्लीज़, फोकस पहले। क्या हम कल से प्रैक्टिस सेशन शुरू करें? अच्छा फिर देखो, इसमें तुम्हें फिर मम्मी डैडी नहीं बनना। प्रैक्टिस सेशन शुरू होने का मतलब है कि हमारा 1.5 आवर का शुरू में मैं प्रैक्टिस सेशन रखूंगा और 1 घंटे की या 1.25 घंटे की क्लास रखूंगा जिसमें हम कंपनी जैक चला रहे होंगे, सही है। ऐसा ही या तो या कंपनी जैक कुछ भी नहीं है, मुझे खाली उसको एक्सप्लेन करना है। वो 2 क्लास होगा बस। अगर 1-1 घंटे की भी 2 लगाऊंगा हो जाएंगे। उसमें सिर्फ ये बताना है आपको कि कब एज अ ऑडिटर मैं अपॉइंट हो सकता हूँ, मेरे राइट्स पावर ड्यूटीज़ क्या है, बस वो रीड करके भी समझ आता है। मैंने उसमें एक टेक्निकल एरिया करवाया हुआ था लेक्चर में, और जो थ्योरेटिकल एरिया वो मैंने कहा था बच्चा रीड करके समझ लेगा, पर मेरी जिम्मेदारी बनती है वो मैं कराऊंगा, सही है। FAR 2 का भी कल ही है, कल से कर रहे हैं। हाँ देखो, एक तो QC वाला है, क्वालिटी कंट्रोल वाला, और एक रिव्यू वाला। वो तो मैंने कहा था मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा उसकी, सही है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जब प्रैक्टिस सेशन कर रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस सेशन के अंदर वो चीज़ें अभी चलेंगी जो कि हमने कवर कर ली हैं, यानी हमारा 95% कोर्स हो चुका है इंक्लूडिंग IT। अच्छा, जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आधे घंटे का लेक्चर है। उसमें मैंने आपको वैसे क्लास में भी थोड़ा सा बता दिया था कि भाई उसमें आपको ये देखना होता है कि फर्म क्या कंट्रोल्स लगाएगी ताकि एक ऑडिट क्वालिटी वाला हो जाए। 610 तो दे दिया मैंने, हाँ बहुत पहले दे दिया। रिव्यू एंगेजमेंट आप लोड। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है, ये भी बात समझ आती है, 2 दिन का टाइम देता हूँ जब तक हम क्लासेस रखते हैं, 2 दिन में आप अपना रिवाइज कर लें। और मैं पहला टॉपिक भी बता देता हूँ। क्या सा ID के? नहीं, ये तो अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है ना, ये तो आते ही थ्योरी है। इसको मैं प्रैक्टिकलिटी में अपने बना के कराऊंगा सवाल, सही है। पूरा सिस्टम बनाऊंगा, बोलूंगा बताओ इस पे कंट्रोल्स क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। चलें, सही है। पहला सुनना, पहला टॉपिक में कराऊंगा रिस्क और रिस्पॉन्सेस। सीधी सी बात है, उठाएंगे हम उस चीज से जो कि 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, सही है। दैट इज सैटरडे, राइट। तो सैटरडे को रिस्क और रिस्पॉन्सेस है। तुम ये सोच लेना कि सवाल मैंने बनाना है, सही है ना। तो सही है, मैं ये मानता हूं कि तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, तुम्हें अटेम्प्ट करना है। डिस्कस करेंगे, और मतलब वेलकम ऑल ऑफ यू। आप फिजिकल आए तो उसका गेम ही अलग होगा, एक एक को बताऊंगा क्या गलती की है। अपने आप को, हाँ अपने आप को यहाँ टेस्ट करा लो rather than being tested there, सही है। डन हो गया। और FAR 2 बता दो कब रखनी है? सेम डे, डन हो गया। यानी अब हम ये कर लेते हैं, ये बिस्मा कह रही है कल से, ऑनलाइन भी चेक करेंगे। चलो कल से नहीं रखते, लेट्स कीप इट इन द वे कि हम FAR 2 भी सैटरडे को रखते हैं। पर मैं टॉपिक बता देता हूँ, कंसोलिडेशन। टॉपिक क्या होगा? कंसोलिडेशन। अच्छा, अब एक चीज, अब सुनना प्लीज, सुनो मेरी बात फोकस के साथ, क्योंकि तो आता ही है ना, आता ही है। अब 2 चीज सुनो, कंसोलिडेशन में किस तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगा ये बात कर लेते हैं, सही है। लॉजिकल रिवाइज कराऊंगा। होता क्या है, मैं एक तरीका ये है, मैं आपको बेवकूफ बनाऊं। बेवकूफ क्या होता है? सवाल दे दिया मुश्किल बना के मैंने तुम्हें, करो, तुम्हारी हालत टाइट होगी, बोलो यार क्या सा सवाल बनाते हैं, मेरी तो तारीफ हो जाएगी ना बेहतरीन किस्म की। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं एडजस्टमेंट्स बना के आऊंगा। क्या बना के आऊंगा?
मैं बोलूंगा ये बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इससे आपका पूरा कंसोलिडेशन क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। और फिर एक सवाल दे दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना, तो ये पूरा आपका जो FAR2 का कोर्स है वो ऐसे रिवाइज होएगा। यानी हमने करना ये है कि वी हैव टू गो इन अ वे कि हमने एडजस्टमेंट्स देखनी है और हमने देखना है कि इसका ट्रीटमेंट तुम कंसोलिडेशन में क्या करते हैं। क्लियर है, ये सही है? चलें बिल्कुल, तो मैं मॉडरेट रखूंगा तुम्हारे लेवल का। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ वो तो होंगे ना।